Hello dear student, good morning all of you. I hope you all are healthy and well-being. तो वेलकम बैक इन वेरी अमेजिंग वीडियो. तो बेटा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में, है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं. ये बेटे हमारे बायोटेक्नोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना. क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी मेजर पोर्शन को कवर करते हैं, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं आसानी से दोनों चैप्टर से. पहला चैप्टर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद वाला चैप्टर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. हम बायोटेक्नोलॉजी को समझ गए, उसके बाद उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, प्लांट कैसे, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कैसे बनाने हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर पे पढ़ेंगे. तो आई होप बेटा पढ़ाई चल रही होगी आपकी, ठीक है. तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन आपका जरूर होगा. अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है तो सफलता जरूर मिलेगी, है ना. मेहनत हमारी कभी खराब नहीं जाती यार, ठीक है. आप पढ़ोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी. चलिए बेटा, हाँ, चैप्टर का नाम आपको पता है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी, इसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया बायो का मतलब क्या होता है. स्टार्टिंग से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, आप बायो पढ़ रहे हैं यार, है ना, मेडिकल के स्टूडेंट हैं. तो बायो का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए. बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग, है ना, लाइफ. लिविंग लाइफ की बात कर रहा है यहाँ पे बेटा, लिविंग लाइफ की बात कर रहा है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं या बायो बोलते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब सब लोग जानते हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी. अब हमने क्या किया, लिविंग चीजों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल में, इंजाइम्स में हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया. जिससे हमको क्या मिला, हमने एक अपने हिसाब का प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है. ये क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है. जब लिविंग चीजों को हम किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके जीन के साथ छेड़छाड़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सारा का सारा बेटा क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है. वैक्सीन का डेवलपमेंट, है ना, वैक्सीन बनना, वैक्सीन जो बननी है बेटा, वो भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया. टेस्ट ट्यूब बेबी बेटा, आईवीएफ का नाम सुना है आपने, ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है. ये सारी की सारी चीजें बेटा बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं. तो आगे हम लोग मूव करते हैं. चलिए, अब हमको एनसीईआरटी में क्या दिया गया है बेटा, उसके बारे में देखते हैं. बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बताया गया है, बायोटेक्नोलॉजी डील करता है विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव, है ना, लिविंग चीज़ों की, है ना, लिविंग चीज़ों के लिए लाइव ऑर्गेनिज्म में जो टेक्निक यूज होती है, उनके एंजाइम में जो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है. और वो उसका प्रोसेसेस करते हैं, फिर हम लोग उसको यूज करते हैं, ह्यूमंस के लिए यूजफुल होता है. तो इस लाइन में ये बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज करते हैं, उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसके सेल को यूज करते हैं, ठीक है, एंजाइम को यूज करते हैं, और उसके बाद हमको उससे क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है. वो जो प्रोडक्ट मिलता है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन के यूज में होता है. जैसे हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या बनाई बेटा, इंसुलिन बनाई, है ना. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या बनाई, इंसुलिन बनाई. इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है किसमें ट्रीट करने में हेल्प करता है, डायबिटीज मेलाइटस में. डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, जिसमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है. तो वो क्या है, इंसुलिन है. जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म से हमने बनाया इसको, आगे कैसे बनाते हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है. तो इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ, इंसुलिन ह्यूमन यूज करता है, डायबिटीज ह्यूमन को होती है, तो डायबिटीज होगी तो क्या है, इंसुलिन का यूज कर रहा है, ठीक है. तो ये भी क्या है, एक प्रोडक्ट है हमारे बायोटेक्नोलॉजी का. टेस्ट ट्यूब बेबी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो टेस्ट ट्यूब बेबी है बेसिकली, वो भी क्या है, आईवीएफ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है. हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है. इन दिस सेंस मेकिंग, हम लोग क्या बनाते हैं, मेकिंग कर्ड, जैसे दूध से दही बनना, ब्रेड वाइन बनना, ठीक है. विच ऑल माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस, है ना, ये सारा का सारा क्या है, माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस होता है. इसमें माइक्रोब्स यूज होते हैं. आप दूध से दही बना रहे हैं, दूध से दही बना रहे हैं, तो दूध से दही बनता है बेटा लैक्टोबैसिलस, लैक बैक्टीरिया होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, लैब. मिल्क से क्या बना रहे हैं आप, कर्ड बना रहे हैं. मिल्क आपने लिया, इसमें इनको मिलाया, जामुन जिसको बोलते हैं, फिर जिससे क्या बन गया, कर्ड बन गया, ठीक है. तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है, लैब बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ये क्या है, ये भी तो बायोटेक्नोलॉजी है. दूध से दही बन रहा है, यहाँ पे माइक्रोब्स काम कर रहे हैं, ठीक है. ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया. वाइन और बियर बना रहे हैं बेटा, क्या बना रहे हैं, वाइन और बियर बना रहे हैं, ठीक है. या हम लोग ब्रेड लिख लें, ब्रेड. ब्रेड जो बनता है बेटा कहाँ बनता है, बेकरी में बनता है. कहाँ बनता है, बेकरी में बनता है,
ठीक है, बेकरी में बनता है, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या होता है, जो वाइन होता है ये कहाँ पे, बेवरेज इंडस्ट्री में बनता है ना। बेकरी में क्या बनता है, जैसे ब्रेड हो गया, बेवरेज इंडस्ट्री में जहाँ पे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक बनता है ना। तो ये जो बनते हैं, वाइन हो गया, बियर हो गया, ये सारे के सारे बेवरेज इंडस्ट्री में बनते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये आप समझ गए, ठीक है। और आप देखते हैं कि ये सारा का सारा जो है, ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही होता है। इट इज यूज इन ए restrict sense today, ठीक है, refer such as the those process which used to genetically modify organism to achieve same on a लार्ज स्केल, है ना। हमने क्या किया, पहले इसको लैब में बना के देखे, है ना, लैब में बनाया गया, इंसुलिन को पहले लैब में बना के देखा गया। उसके बाद क्या हुआ, अब हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है बेटा बहुत ज़्यादा है, तो सभी पॉपुलेशन को, सभी लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच पाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बायोटेक्नोलॉजी का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कराते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का लार्ज स्केल में यूज करते हैं, और बड़ी ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में चीज़ों को बनाते हैं। बड़े बड़े, सपोज कोई इंसुलिन बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है अपन को, तो पहले लैब में उसकी बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। बाकी फिर उसको लार्ज स्केल में बनाते हैं, बायो रिएक्टर्स जो होते हैं, बड़े बड़े टैंकर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, जिसका जो वॉल्यूम होता है 100 से 1000 लीटर का होता है, बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जिसको हम लोग फर्मेंटर बोलते हैं, वहाँ पे फर्मेंटेशन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से प्रोडक्ट अपन को मिलता है, आगे मैं बताऊंगा भी आपको इसमें, ठीक है। मेनी अदर प्रोसेस, और भी प्रोसेस होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, जैसे अंडर बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। एग्जांपल की बात कर रहा है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ जो होता है, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें हम लोग और क्या होता है, सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक किसी जीन को बना रहे हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली इसमें आईवीएफ में होता क्या है, हम लोग मेल गैमेट लेते हैं, फीमेल गैमेट लेते हैं, आपस में फ्यूज कराते हैं, फ्यूज फर्टिलाइजेशन कराते हैं, कहाँ पे, इन विट्रो, बॉडी के आउटसाइड कराते हैं, ठीक है। फिर जाइगोट का क्रिएशन होता है, जाइगोट को हम लोग आगे फर्दर फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। मैंने आईवीएफ के बारे में बताया था आपको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है, और उसके पहले भी बताया था मैंने। जैसे हम लोग डेवलप क्या कर रहे हैं, आरएनए डीएनए वैक्सीन कर रहे हैं, सॉरी, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन कर रहे हैं, या फिर हम लोग कोई डिफेक्टिव जीन है उसको अपन करेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है बेटा, ये सारा का सारा किसका पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। सपोज किसी में जीन का डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्ट जीन आ गया, तो उसको भी अपन को करेक्ट करना है, तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। हमको वैक्सीन बनानी है, ये भी क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। आईवीएफ टेस्ट बेबी, है ना, लैब में बेबी बनाना है, बॉडी के बाहर उसका फर्टिलाइजर कराना, आईवीएफ, ये भी क्या है, ये भी क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमारे मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। एक बेटा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, बेटा ईएफबी जिसको बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो ये इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है ना, कि ईएफबी ने क्या डिफिनेशन बताई थी, ठीक है। ईएफबी की क्या डिफिनेशन थी, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू ईएफबी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ईएफबी डिफिनेशन दी गई थी बायोटेक्नोलॉजी की, इसका मतलब क्या था, ठीक है। बोथ ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू दोनों की बेसिस पे दी गई थी, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यू का मतलब होता है जो पुराना व्यू था, जिस हिसाब से हम लोग पुराने तरीके से किसी चीज को बनाते थे, उसके बारे में ट्रेडिशनल व्यू बोलते हैं। मॉडर्न व्यू का मतलब जो आज के जमाने में है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आज के जमाने में कैसे यूज हो रहा है, उसके बारे में, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या थी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस का यूज करके, ठीक है। जैसे दूध से दही बनना है, ये क्या नेचुरल साइंस है, ठीक है। दूध से दही बनना नेचुरल साइंस का यूज करके, ऑर्गेनिज्म के सेल का, उसके पार्ट का, ठीक है, या फिर उसके कोई मॉलिक्यूल एनाल्यूक्स का यूज करके अपन क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट को हम लोग आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी के द्वारा डिफिनेशन हुई। इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस का यूज करके, ऑर्गेनिज्म की किसी सेल का, किसी पार्ट का, एंजाइम का यूज करके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट हम लोग आगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये बेटा इस लाइन में दिया गया था। आगे है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं भाई। प्रिंसिपल का मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि ये किस पे काम करती है, किस पे बेस्ड है, कैसे काम करती है, उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे अपन, है ना। यहाँ पे टू कोर टेक्निक्स होती है। टू कोर टेक्निक्स का मतलब है, कौन कौन सी टेक्निक है। पहली क्या है बेटा, पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहली क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, जेनेटिक,
है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टर्ड क्या कर रहे हैं, दिस टेक्निक में टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर कर रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा डीएनए होता है और क्या होता है, आरएनए होता है। हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। आरएनए जो होता है बेटा वायरसेस में होता है, ठीक है। किसी किसी वायरस में क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट मोस्ट ऑफ द वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि हमारी बॉडी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, इसमें म्यूटेशन बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इस वजह से एक हमें स्टेबल जेनेटिक मटेरियल चाहिए था, इस वजह से हमारी बॉडी में डीएनए है। वायरसेस में क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बहुत जल्दी अपने आप में म्यूटेशन शो करते हैं, ठीक है। चलो अब इसको क्या करना, डीएनए या आरएनए का टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना। उसकी वजह से क्या होता है, उसका होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, होस्ट के ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया बेटा, एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर कर रहे हैं। केमिस्ट्री को अल्टर करने के बाद उसके जो डीएनए आरएनए में अल्टर किया, फिर हमने होस्ट की बॉडी में डाला, तो होस्ट की बॉडी में क्या चेंज होगा, उसका फिनोटाइपिक जो है ना, फिनोटाइप क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड टेक्निक क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब होता है, इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक मेंटेनेंस कर रहे हैं किसका, स्टेराइल। स्टेराइल को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेटेड फ्री, है ना। हम एक ऐसा मीडियम बना रहे हैं, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग एक ऐसा मीडियम बनाते हैं कि जो कंटामिनेटेड फ्री हो, स्टेराइल एनवायरनमेंट हो, ठीक है। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस इनेबल टू ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या हो, ग्रोथ हो सके, सिर्फ डिजायर जो है ना, डिजायर्ड माइक्रोब्स है उसकी ग्रोथ हो सके, यूकैरियोट सेल की ग्रोथ हो सके। अनडिजायर्ड चीजें हमारे प्रोसेस में ना आए, हमारे प्रोसेस को बाधा पैदा मत करें, उसमें इंटरफेयर ना करें। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग स्टेराइल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, कंटामिनेटेड फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं, और हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा यहाँ पे सिर्फ डिजायर्ड चीजें आए, है ना। डिजायर्ड चीजें आएंगी तभी क्या होगा, सही होगा, यूकैरियोट की सेल होगी, ठीक है। इसको फिर क्या करते हैं हम लोग, लार्ज क्वांटिटी में फॉर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट बेटा कौन कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक्स हो गई, वैक्सीन हो गई, एंजाइम्स हो गई, ठीक है। तो दो कोर टेक्निक आई, प्रिंसिपल आया यहाँ पे, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया, हमने जेनेटिक मटेरियल को अल्टर किया, उसकी केमिस्ट्री को अल्टर किया। जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होता है, मोस्टली जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बट कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। उसके बाद किया हमने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें हमने क्या किया, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया। स्टेराइल एनवायरनमेंट जो है, इसका हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ कंटामिनेटेड फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर हम लोग कंटामिनेशन होगा किसी चीज में, तो हमारी जो प्रोडक्ट चाहिए, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो एक्चुअल में मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अनडिजायर्ड चीजें आ गई। अभी अपन को क्या चाहिए, ओनली डिजायर्ड चीजें चाहिए जो हमें बनाना है। सपोज हमको इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन वाला ही जीन चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई और जीन आ गया, है ना। तो फिर हमारे चीजें क्या हो जाएंगी, हैम्पर हो जाएंगी, जो अपन को प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, है ना। एक बेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ह्यूमन के लिए, वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। अब प्रोडक्ट क्या बनाते हैं बेटा, हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। अब हमको अंडरस्टैंड करना है, लेट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कैसे क्या होता है। आप जानते हैं, आप ये जानते हैं, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कॉज कराता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आती है बेटा, वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है दो चीजों के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। और वेरिएशन लीड टू बेटा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से ही होता है। तो इवोल्यूशन बेटा बहुत जरूरी है, हमें इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, हमें नेचुरल कंडीशन के हिसाब से अडाप्ट होना वो बहुत जरूरी है। वेरिएशन जो होती है, बोलते हैं कि रॉ मटेरियल होती है किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। इवोल्यूशन का बेटा चैप्टर मैंने टॉपिक जो है अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वेरिएशन जो होता है, रॉ मटेरियल होते हैं इवोल्यूशन के लिए, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, मटेरियल फॉर इवोल्यूशन।
इस बात को आप याद रखना कि वेरिएशन जहाँ पे होगी तो वहाँ पे इवोल्यूशन होगा और अच्छे कैरेक्टर से जाएंगे। वेरिएशन क्यों हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? क्योंकि बेटा एक मेल गैमेट आता है और एक फीमेल गैमेट आता है। मेल गैमेट की बात करेंगे स्पर्म आता है, ठीक है, और इसकी बात करेंगे ओवम आता है। ये आपस में क्या करते हैं बेटा, फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो बना, जाइगोट जो बना यहाँ पे, ये क्या है, इसमें मम्मी के जीन्स भी आ रहे हैं, पापा के भी जीन्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये आपस में मिक्स हो गए, तो मिक्स होंगे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स, है ना। बोलते हैं ना कि इसकी नाक मम्मी पे गई है, इसका कान पापा पे गया है, इसकी आंखें दादा पे, सॉरी, पापा पे गई हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये क्या है, हमारा वेरिएशन कॉज कराता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडवांटेज देते हैं किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है। द फार्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करवाता है बेटा, वेरिएशन प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक सेटअप का। यूनिक कॉम्बिनेशन जेनेटिक सेटअप का कैसे हो रहा है, क्योंकि फादर से भी जीन आ रहा है, मदर से भी जीन आ रहा है, बच्चे में जो जीन जाएंगे वो क्या जाएंगे, दोनों के जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ विच में बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। ये क्या होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है। और एवोल्यूशन में आप पढ़ेंगे, पढ़ाया जाता है कि वहाँ पे डार्विन साहब ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो किसके लिए, नेचर उसको सिलेक्ट करता है जो सबसे एडवांस है, जिसके पास अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे जीन्स हैं, उसको सिलेक्ट करेगा। जो नेचर के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेगा, नेचर उसको सिलेक्ट करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, नेचर उसको इलिमिनेट कर देगा, जो नेचर के हिसाब से अडाप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे यार बहुत सारे लोग नीट में फॉर्म भरते हैं, 26 लाख 27 लाख फॉर्म भरते हैं। मेडिकल कॉलेज की सीट बेटा कितनी है, मान लो 2 लाख है ना, अप्रॉक्स 2 लाख मान लो। तो क्या है, बाकी जो कितना 26 लाख हो गया, सपोज 28 लाख ने भरा, तो 26 लाख तो बेटा एलिमिनेट हो जाएंगे ना। कॉलेज की सीट तो बेटा कुछ ही लोगों को मिलेगी। तो मेहनत तो सबने की थी, नीट का एग्जाम, सब नीट की प्रिपरेशन सबने करी थी, है ना, सबने एग्जाम दिया, बट उसमें सिलेक्ट कितने हुए, 2 लाख कैंडिडेट सिलेक्ट हुए 28 लाख में। तो 26 लाख जो थे बेटा वो इलिमिनेट कर दिए गए, नेचर उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को, हाँ। सॉरी, जो नीट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेगा उसी का सिलेक्शन होगा। इसी तरह यहाँ पे जो नेचर के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेगा वही धरती पे रहेगा, वो इसी दुनिया पे रहेगा, अदरवाइज इलिमिनेट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी किसी ना किसी रीजन से। चलिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व करता है ना। जबकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कराता है, परमिट कराता है वेरिएशन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कराता है, वेरिएशन को परमिट कराता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, आलू, पोटैटो। पोटैटो जो होती है, पोटैटो की तरीके ही दिखती है ना, एक आलू लोगे उसको काट के आप जमीन पे लगाओगे, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग क्लोन बोलते हैं, ठीक है, क्लोन। अब जैसे ही लगाओगे तो आलू जब बड़ी होगी तो आलू की तरीके ही दिखेगी, है ना। बिल्कुल क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एग्जैक्ट कॉपी बनती है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिमिलरिटी आती है ना, सिमिलर होता है। ऐसा नहीं कि भाई टोटल फोटो कॉपी नहीं हो जाती, एग्जैक्ट कॉपी जो बनती है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अपन क्लोन बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होती है, इसमें इसमें सिमिलरिटीज आती हैं, है ना, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, इस बात को आप याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होती है। अब जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन था, पुराने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस था, ये हम लोग प्लांट और एनिमल के लिए यूज करते थे, है ना। प्लांट और एनिमल की ब्रीडिंग कराने के लिए यूज करते थे। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन कराए, है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को मिला के कुछ हमने हाइब्रिड बना लिया, ये क्या है, ब्रीडिंग है, ठीक है। और ऑप्टेन लीड टू इंक्लूजन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन along with the desired gene। तो ट्रेडिशनल टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन था उसमें क्या था, प्लांट और एनिमल के लिए अपन यूज करते थे। तो उसमें क्या था, हमारे जो जरूरत की चीजें थी वो तो जाती थी, और उसके साथ साथ जो जरूरत की चीजें नहीं थी, अनडिजायर्ड चीजें थी, वो भी साथ में चली जाती थी। तो ये तो प्रोसेस बेटा फिर उतना अच्छा नहीं माना जाएगा ना, क्योंकि जो हमको चाहिए अगर वही हमारे आगे प्रोडक्ट में जा रहा है तो हमें बहुत अच्छी चीजें हैं कि हमें जो चाहिए था वही मिला। अब ऐसा चाहिए कि अपन को इंसुलिन बनाना है, कोई और जीन आके वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, इंसुलिन के साथ साथ इम्प्योरिटी आ गई। तो इन सब चीजों को क्या था, खत्म करने के लिए, इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ बेटा, टेक्निक हुई, क्या, टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। इसमें यूज करते हैं बेटा हम जीन क्लोनिंग का और जीन ट्रांसफर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ हमारे यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, अनडिजायर्ड चीजों को क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ओवरकम दिस लिमिटेशन अलाउ अस टू
आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली ए सेट ऑफ द डिजायर्ड जीन। यहाँ पे सिर्फ डिजायर्ड जीन जाएंगे जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग जीन का क्लोनिंग करते हैं, जीन का बेटा ट्रांसफर करते हैं होस्ट की और बॉडी में, और फिर क्या होता है जो बनता है ना, हमारा सेट ऑफ डिजायर्ड जीन ही जाता है उस होस्ट की बॉडी में और अनडिजायर्ड चीजों को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो अनडिजायरेबल जीन्स होते हैं ये टारगेट ऑर्गेनिज्म में नहीं जाते हैं बेटा। विदाउट विदाउट मतलब नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, डिजायर्ड जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। आगे देखते हैं, डू यू नो लाइकली फेट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए, कि क्या होता है डीएनए के पीस का, विच इज समहाउ ट्रांसफर टू द इनटू द होस्ट एलियन ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग एलियन ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे बेटा हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर का यूज करते हैं। वेक्टर का मतलब होता है किसी चीज को ले जाने वाला, कैरियर, एक तरह से ले जा रहा है। जैसे हमने पढ़ाया था ना कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया था मैंने, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैंने क्या बताया था कि वहाँ पे वेक्टर था, हाउस फ्लाई वेक्टर की तरीके काम कर रही है, ठीक है, मॉस्किटो वेक्टर की तरीके काम कर रहा है, मलेरिया को फैला रहा है, हाउस फ्लाई कंटामिनेट कर रही है हमारे फूड और वाटर को, जिसकी वजह से हमें बैक्टीरियल डिजीजेज हो रही हैं। तो ये सारा का सारा क्या था, वेक्टर था। इसी तरह यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इस्चुरिचिया कोलाई बेसिकली क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो उसमें पाया जाएगा। वो खुद से रिप्लिकेट करता है, खुद से अपने आप को रिप्लिकेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसी प्लाज्मिड को ले लेंगे और वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे, जो हमको जिस चीज का जीन चाहिए वो उसमें जोड़ देंगे प्लाज्मिड में, और फिर क्या करेंगे, होस्ट की बॉडी में डाल देंगे। जब जब वो प्लाज्मिड रिप्लिकेट करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रिप्लिकेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये सारी की सारी चीजें बेटा मैंने यहाँ पे आपको बताई। ठीक है, दिस पीस ऑफ डीएनए वुड बी नॉट एबल टू द मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है प्रोजेनी सेल में। ठीक है, बट इसको जब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, गेट इंटीग्रेट इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट का मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड की बात करेंगे बेसिकली। ये क्या करता है, आपस में फिर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर इनहेरिटेड कर देता है होस्ट डीएनए के साथ में। ठीक है, होस्ट डीएनए के साथ में क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। आगे हम बताएंगे आपको। दिस इज बिकॉज एलियन पीस, जो एलियन पीस है डीएनए का, एलियन पीस डीएनए का बिकम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये किसका पार्ट हो गया, जो प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो वो प्लाज्मिड की तरीके ही बिहेव करेगा, उसी की तरह क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, विच हैज एबिलिटी टू द रेप्लिकेट, इसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मिड के अंदर बेटा रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी होती है, रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से क्या होता है, इसमें रेप्लिकेशन होता है, जो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए लगाया गया है, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना प्लाज्मिड के साथ अटैच किया है। ठीक है, इन ए क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, एक क्रोमोसोम में स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से बेटा क्या होता है, ओरिजिन का मतलब जहाँ से चीजें बन रही है, उत्पत्ति हो रही है, जहाँ से रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है बेटा, ये प्लाज्मिड में पाया जाता है। ये क्या पाया जाएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड में पाया जाएगा, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और कॉपी नंबर, कितनी कॉपी बनानी है, वो बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ पे एलियन पीस ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मतलब हमने प्लाज्मिड में डाला, प्लाज्मिड के बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। जैसे ही प्लाज्मिड के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट होगा, तो जैसे जैसे प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी नंबर बढ़ेगा और उसकी कॉपी और बढ़ेंगे। ठीक है, तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट कौन करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कॉपी नंबर कौन कंट्रोल करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जो सीक्वेंस मैंने बताया, स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एलियन डीएनए इसके साथ लिंक कर देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के, तो दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट। तो एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए का मतलब क्या है बेटा, जो बाहर से है। सपोज ये क्या है, ये क्या है, प्लाज्मिड है, ये क्या है, प्लाज्मिड है। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, यहाँ पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, सपोज इंसुलिन का लगा दिया। ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है, इंसुलिन का जीन है बेटा, इंसुलिन का जीन है। ये क्या है, प्लाज्मिड है, ये क्या है, प्लाज्मिड है। अब ये जैसे प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, है ना, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इस बात को याद रखना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है।
ऑटोनॉमसली इसको बोलते हैं ना, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करता है। जैसे ये रेप्लिकेट करेगा, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भी लिख लो, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए होता है। कहाँ पे पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इस्चेरिशिया कोलाई की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, ये खुद से क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, इस बात को याद रखना। चलो आगे क्या है बेटा, यहाँ पे रेप्लिकेट एंड द मल्टी, ये क्या करता है? खुद से मल्टीप्लाई कर देता है होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। दिस कैन आल्सो कॉल्ड द क्लोन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लोन बोल रहे हैं। ये हमने जो बनाया यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, अभी इसको इंटीग्रेट कर दिया, रिकॉम्बिनेंट बनाया मैंने, है ना, दो चीजों को जोड़ दिया। क्लोन मेकिंग मल्टीपल कॉपी आइडेंटिकल कॉपी, ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी बनाती है। एनी टेम्पलेट डीएनए का आइडेंटिकल कॉपी बनाती है, एकदम क्लोन बनाती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। अब नाउ फोकस द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, हाँ देखो, यहाँ पे आर्टिफिशियल जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है मॉलिक्यूल, उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए था, ठीक है, इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ द लिंक जीन इनकोडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड क्या होता है, खुद से ग्रो करता है प्लाज्मिड, खुद से रेप्लिकेट करेगा। एक सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, कहाँ पे? साल्मोनेला टाइफीमोरियम, साल्मोनेला टाइफीमोरियम कल बेटा मैंने बताया था, ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। क्या है? प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में बेटा प्लाज्मिड पाया जाता है। ये कैसा है, इस बात को याद रखना। प्लाज्मिड के बारे में डिफिनेशन आती है कि व्हाट इज प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड की डिफिनेशन याद रखना कि प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, कहाँ से बनता है? साल्मोनेला टाइफीमोरियम से बनता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीमोरियम क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, चलो, स्टेनले कोहन और बेटा हर्बर्ट बॉयर थे, स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर थे। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम क्या किया था? 1972 में। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखना। एक आइसोलेटिंग किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था बाय कटिंग आउट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड से पीस ऑफ डीएनए को कट करके इन्होंने क्या किया था? आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो था वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? कटिंग ऑफ ए डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, जब हम लोग डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं, ठीक है, तो पॉसिबल विद द, कैसे पॉसिबल हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर सीजर्स। कट करने के लिए बेटा क्या करते हैं? यूज करते हैं हम लोग कैंची का यूज करते हैं ना, सीजर्स का यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग मॉलिक्यूल्स की, बेसिकली डीएनए को कट करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स का यूज करते हैं। उसका नाम क्या होता है बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं चीजों को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स को कट करने के लिए यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर सीएस, बेसिकली डीएनए को कट करने के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे? कट कर देंगे पीस ऑफ डीएनए को, वहां इसको फिर हम लिंक कहाँ पे कर देते हैं? प्लाज्मिड के साथ में। प्लाज्मिड के साथ लिंक करेंगे। पहले हम लोग सपोज हमारा 2 मीटर का डीएनए, तो 2 मीटर का डीएनए अपन को नहीं चाहिए, उसमें छोटा सा पार्ट चाहिए डीएनए का, जिसमें हमारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसमें हमारा सपोज इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन का जीन हो, और फिर हम उसको क्या करेंगे? प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे। तो जैसे जैसे प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा उसी तरह से हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंसुलिन का जीन भी रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, दीज प्लाज्मिड एक्ट करता है एज ए वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है किसी चीज को ले जाने वाला, तो वेक्टर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जा रहा है बेटा, है ना, तो इसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफर कर रहा है पीस ऑफ डीएनए जो इसके साथ अटैच है। ठीक है, जैसे आपने मॉस्किटो के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मॉस्किटो क्या है? एक इंसेक्ट वेक्टर होता है जो ट्रांसफर करता है मलेरिया पैरासाइट्स, मैंने कल बताया था। ह्यूमन की बॉडी में मॉस्किटो क्या करता है? मलेरिया पैरासाइट, मतलब मलेरिया कॉज कराता है, फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होती है वो कराती है। ठीक है, अब एक प्लाज्मिड कैन यूज एज ए वेक्टर टू डिलीवर द एलियन पीस ऑफ द डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मिड का यूज बेटा हम लोग एलियन पीस ऑफ डीएनए का ट्रांसफर करने के लिए होस्ट की ऑर्गेनिज्म में, बॉडी में करते हैं। ठीक है, द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम द पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब किसी चीज को जोड़ना है यार, है ना, किसी चीज को जोड़ना है, तो यहाँ पे जैसे सपोज जहाँ पे मैंने बताया था कि ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये हमारा क्या? इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन का जीन है, यहाँ पे लिख लो, इंसुलिन का जीन है। अब यहाँ से मैंने जो जोड़ा,
मैंने काटा कैसे था डीएनए को, डीएनए को काटा कैसे था, मॉलिक्यूलर सीजर से। अब हमने यहाँ पे जोड़ा, लाइगेट कर रहे हैं बेटा, है ना, लाइगेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइगेज आता है, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या कराएगा, ये जो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है, और प्लाज्मिड के साथ, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। काटने का काम कौन सा करता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो लाइगेज कर देगा, जो कि क्या होगा, विक्ट एक्ट ऑन द कट डीएनए, जो डीएनए मॉलिक्यूल जहाँ से कट हुआ है वहां पे लाइगेट करेगा, उसको ज्वाइन कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए का, ठीक है। ये जो होता है क्रिएट इन विट्रो एंड नोन एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना, है ना, रिकॉम्बिनेंट हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया है। जैसे जैसे प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। चलो, व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू द होस्ट, जब ये डीएनए ट्रांसफर किया जाता है इसमें, इस्चुरिचिया कोलाई में, ठीक है। इस्चुरिचिया कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया होता है जो क्लोजली रिलेटेड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफिमोरियम से क्लोजली रिलेटेड होता है। तो उसी तरह के बैक्टीरिया में क्या होगा, ये ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह के बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाएगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो रिकॉम्बिनेंट बना लिया हमने, ट्रांसफर करेंगे। अब बैक्टीरिया जैसे जैसे रेप्लिकेट करेगा तो हमारा प्लाज्मिड, मतलब प्लाज्मिड जैसे रेप्लिकेट करेगा बैक्टीरिया के अंदर, वो भी क्या करेगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। इट कुड बी, इससे क्या होता है, हम लोग रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन जो होता है बेटा डीएनए पॉलीमराइज से होता है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल कॉपी बन जाती है। मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की ज्यादा कॉपी बनेंगी, तो हम लोग उससे ज्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगे, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल कॉपी होती है, द एबिलिटी टू द मल्टीपल कॉपी ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्लोनिंग होता है बेसिकली। आगे देखते हैं, you can hence infer that there are three basic steps, यहाँ पे तीन बेसिक स्टेप्स बताए गए हैं जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के लिए। कौन कौन से, पहले तो हमको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है डीएनए का, कि डीएनए हमारा है, इसमें हमारे डिजायर्ड जीन है कि नहीं है। जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई जीन को इंट्रोडक्शन करना है, आइडेंटिफाई डीएनए को होस्ट की बॉडी में। जो डीएनए को हमने आइडेंटिफाई किया है कि भाई इसमें इंसुलिन का जीन है, अब हम उसको होस्ट की बॉडी में डालना है, ठीक है। और होस्ट की बॉडी में जब डालेंगे तो मेंटेनेंस करना है, जो हमारा डीएनए को इंट्रोड्यूस किया गया है उसका मेंटेनेंस बना के रखना है, ठीक है, होस्ट की बॉडी में, और उसको ट्रांसफर कर देना है, उसकी प्रोजेनी जो है उसको फिर ट्रांसफर कर देना है। पहले होस्ट की बॉडी, पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को देखा, हमने इसको अलग किया, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने कहाँ पे डाला, होस्ट की बॉडी में डाला। होस्ट की बॉडी में डालने के बाद हमको उसका मेंटेनेंस भी करना है ना, कि कोई खराबी ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, होस्ट की बॉडी में डालने के बाद उसके क्या होता है, ट्रांसफर कर देते हैं डीएनए को उसके प्रोजेनी में, ठीक है। डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है उसके प्रोजेनी में। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब होता है बेटा बेसिकली एक तरह से जो चीजें सहायक होगी, जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आप अभी पिछले पढ़े हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर कर देते हैं, हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं प्लाज्मिड के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ के अपना, ठीक है। ये सारा का सारा बनता है हमारा, ठीक है। ये सब बनता है जब तक हमारे ये कुछ क्या है, की टूल्स होते हैं। जैसे की टूल्स का मतलब है, अब ये कैसे बना, डीएनए को काटना है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, डीएनए को जोड़ना है प्लाज्मिड के साथ में तो अपन को क्या चाहिए, लाइगेज चाहिए, डीएनए लाइगेज। पॉलीमराइजेशन कराना तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो ये सारे के सारे बेटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे टूल्स हो जाएंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो चाहिए हमको काटने के लिए, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, जोड़ने के लिए डीएनए को प्लाज्मिड के साथ में डीएनए लाइगेज चाहिए, वेक्टर हमारा प्लाज्मिड होता है, और एक क्या चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। ये सारे के सारे क्या बेटा टूल्स है। इसमें से कोई एक चीज भी नहीं होगी ना, अगर सपोज इसमें से एक चीज हम लोग हटा देंगे तो हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं चल पाएगी, ठीक है। चलो अब ये कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैंची, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए को काटा जाता है, ठीक है। इन 1963 में दो एंजाइम जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे इस्चुरिचिया कोलाई में, ठीक है। जब ये आइसोलेट किए गए थे, ठीक है, दो एंजाइम थे जो रिस्पॉन्सिबल थे रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन द ई कोलाई, ठीक है।
फिर इसको आइसोलेट किया गया। वन ऑफ दीज एडेड, एक जो था वो मेथिल ग्रुप को ऐड कर रहा था, मेथाइलेशन करा रहा था डीएनए में, ठीक है, और जबकि दूसरा जो था वो डीएनए को कट कर रहा था, ठीक है, ताकि मेथिल ग्रुप को इसलिए ऐड करा रहा था ताकि वहां से फिर से बाइंडिंग ना हो, है ना, फिर से वो डबल हेलिक्स ना बना ले, इस वजह से क्या कर रहा था वहां पे उसको सुपर कॉल होने से रोकना, है ना। एक इसे टोप आइसोमरेज होता है, टोपो आइसोमरेज होता है, वो सुपर कॉलिंग को रोकता है, ठीक है। हेलिकेज जो होता है हेलिक्स को खोलता है डीएनए के, अलग अलग टाइप के बेटा यहाँ पे टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेटर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या था, इंडोन्यूक्लियेज बेसिकली अंदर से कट कर रहा था, ठीक है। इंडोन्यूक्लियेज का मतलब होता है अंदर से कट करने वाला, बीच से कट करने वाला डीएनए को, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होता है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो था ये क्या था, हिंड सेकंड था। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट 2024 में यहीं से क्वेश्चन आया था कि हिंड सेकंड जो होता है वो क्या है, फर्स्ट पहली बार जो बना था रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज था। ये क्या करता है, ये फंक्शन कैसे करता है, ये एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे काम करता है। किस पे काम करता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे काम करता है। वाज आइसोलेट्स एंड 5 ईयर लेटर, ठीक है। इसके फंक्शनिंग डिस्कवरी के बाद इसके फंक्शन का पता चला, है ना, डिस्कवरी हो गई उसके 5 साल बाद पता चला इसके फंक्शनिंग की, ये कैसे फंक्शन करता है, मतलब, ठीक है। हाँ, आइसोलेट एंड कैरेक्टर्स 5 ईयर लेटर, ठीक है, इसको कैरेक्टराइज किया गया। इट वाज फाउंड इन हिंस सेकंड, ऑलवेज जो कट करता है डीएनए को कहाँ से कट करेगा, मॉलिक्यूल्स ए पर्टिकुलर पॉइंट से कट करेगा और रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 6 बेस पेयर। ये बेटा क्वेश्चन था कि हिंड सेकंड कितने बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है, तो 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। हिंड सेकंड, जो हिंड सेकंड है, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज्ड 6 बेस पेयर सीक्वेंस, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस, ये क्वेश्चन था बेटा, बेस पेयर, ठीक है, सीक्वेंस ऐसे लिख लो आप, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या है, हिंड सेकंड के लिए क्या है, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, जहां से हिंड सेकंड ने रिकॉग्नाइज किया चीजों को तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोलेंगे। बिसाइड, इसके अलावा, हिंड सेकंड के अलावा अभी तक हम लोगों ने मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कर ली है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अभी तक कितने हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कर ली है, तो वो बेटा कितने हैं, 900, कितने हैं, 900। ये हमको आइसोलेट हो चुके हैं, ठीक है। आइसोलेट कहाँ से हुए हैं, ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, स्ट्रेन का मतलब एक तरह से वैरायटी ऑफ द बैक्टीरिया से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोगों ने क्या कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। और जो कि ये 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये अलग अलग, इनका सभी का अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है, अलग अलग जगह पे रिकॉग्नाइज करते हैं, अलग अलग जगह पे वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हिंड सेकंड कितने बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन, सॉरी, कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर द नेमिंग ऑफ दिस एंजाइम। इन एंजाइम की नेमिंग करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, इससे भी पूछते हैं कि एंजाइम की नेमिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट लेटर जो होता है ये किसको डिनोट करता है बेटा, जीनस को डिनोट करता है। अब आप बोलोगे सर, जैसे हमने आपने पढ़ा होगा लिविंग बर्ड में बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कैरोलस लिनियस सामने दिया था, एक चीज के दो नाम थे, पहला था जीनस को डिनोट कर रहा था जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा था, दूसरा क्या होता है, स्पीसीज को डिनोट करता है जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है बेटा, जो फर्स्ट लेटर होता है नेम का वो जीनस को डिफाइन करता है, और जो सेकंड 2 लेटर होते हैं वो किसको बताते हैं, वो किस स्पीसीज से आया हुआ है, किस स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोट सेल से आया हुआ है। तो सेकंड 2 लेटर क्या होते हैं, स्पीसीज बताते हैं प्रोकैरियोट सेल की, ठीक है, यहाँ से वो आइसोलेट किया गया है। जैसे इकोलाई की, इको आर 1 की बात करेंगे, ठीक है। इको आर 1 में ये जो इस्चुर्चिया कोलाई, इसका पूरा नाम क्या है, इस्चुर्चिया कोलाई RY13, ठीक है। तो यहाँ पे इको आर 1 जो है, आर लेटर डिनोट किसको कर रहा है बेटा, पहला नेम है ना, फर्स्ट लेटर है, ये किसको डिनोट कर रहा है, बेसिकली आर जो डिनोट, सॉरी, यहाँ पे जो आर है, आर डिनोट किसको कर रहा है, स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। अब इसका जो जीनस होगा क्या होगा, इस्चुर्चिया होगा, ठीक है, इस्चुर्चिया COR क्या होगा, इसकी स्पीसीज हो जाएगी। रोमन नंबर जो होता है, रोमन नंबर
इंडिकेट करता है ऑर्डर, रोमन नंबर किसको इंडिकेट करता है, ऑर्डर को। आर किसको इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रेन को, स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, कहाँ से ये लिया गया है। रोमन नंबर किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड, जहाँ से एंजाइम को आइसोलेट किया गया है, किस बैक्टीरिया की स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है, उसकी ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है कौन, रोमन नंबर। आर किसको स्टैंड कर रहा है, आर किसको डिनोट कर रहा है, ऑर्डर को, सॉरी स्ट्रेन को, ठीक है, कि स्ट्रेन से निकाला गया है। और यहाँ पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर क्या है, एचेरिचिया कोलाई में ई है, वो किसको डिनोट करेगा, जीनस को डिनोट करेगा। जो सेकंड टू लेटर होंगे वो किसको डिनोट करेंगे, स्पीसीज को डिनोट करेंगे। तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये वाला भी लाइन से क्वेश्चन आता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, लार्ज क्लासेस होती है एंजाइम को, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेजेज बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन आता है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा मैं इसको लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये किसको, लार्ज क्लास क्या होती है इसकी, न्यूक्लियेजेज होती है। दो काइंड के बेटा होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक जो न्यूक्लियेज होते हैं, एक इंडो न्यूक्लियेज होते हैं। एक जो न्यूक्लियेज जो होते हैं वो इंड से काटेंगे, सपोज ये डीएनए है तो उसको इंड से काटने वाले क्या है, एक जो न्यूक्लियेज है किनारे से, है ना। इंडो न्यूक्लियेज क्या करेगा, बीच से डीएनए को कट करेगा, तो वो क्या होता है, इंडो न्यूक्लियेज होता है। जो एक्सो न्यूक्लियेज है ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को इंड से ऑफ द डीएनए, जबकि जबकि बेटा इंडो न्यूक्लियेज की बात करेगा तो ये कट लगाता है स्पेसिफिक पोजीशन पे विद इन द डीएनए, डीएनए की स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या करता है, ये कट लगाता है। इस बात को आप याद रखना, एक्सो वाला बाहर से कट करेगा, इंडो वाला अंदर से कट करेगा, ठीक है। ईच जो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज होते हैं फंक्शन कैसे करते हैं, ये इंस्पेक्ट करते हैं लेंथ ऑफ द डीएनए, डीएनए की लेंथ के सीक्वेंस को क्या करेंगे, पहले जांचेंगे, ठीक है, इंस्पेक्टिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें कट करेंगे। पहले पूरी लेंथ ऑफ डीएनए को क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, डीएनए के सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करेंगे। जब उनको एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस मिल जाएगा तो क्या करेंगे, फिर उससे बाइंड हो जाएंगे, वहां पे बाइंड होके क्या करेंगे, डीएनए को कट कर देंगे, ठीक है। दो स्ट्रैंड ऑफ जो डुअल हेलिक्स होता है उसको कट कर देंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट से, ठीक है। अब किसको कट करते हैं बेटा, जो बैकबोन बनी हुई होती है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बनी हुई होती है, उसको ये बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं। बैकबोन जो बनती है डीएनए की, शुगर और फॉस्फेट की बनती, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसको कट करते हैं, तो शुगर और फॉस्फेट को की बैकबोन को कट करते हैं। पहले पूरी लेंथ ऑफ डीएनए को इंस्पेक्ट करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाके वो बाइंड कर लेंगे, फिर वहां पे कट करेंगे, किसको कट करेंगे, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन को कट करेंगे, ठीक है। और आगे क्या दिया गया है, जो ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है ये रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो एंडोन्यूक्लियेज है स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। ये किसके लिए, डीएनए के लिए है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आप 5' देखो, सपोज ये क्या है, ये मैंने 3' बना, ये मैंने जी 5' बना लिया, ये 3' बना लिया, इधर से चीजें इधर जा रही हैं। अब हमने इसका क्या किया, ये 3' बना लिया, ये 5' बना लिया। तो जब आप 3' से चीजों को पढ़ोगे और 5' से चीजों को पढ़ोगे तो उसका जो मतलब है, सीक्वेंस है, वो सेम आना चाहिए। ऐसे सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ये अब जैसे यहाँ पे बताया गया है, देखो यहाँ पे एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे कि कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एंजाइम कट, जो एंजाइम होते हैं ये कट करते हैं दो बोथ डीएनए स्ट्रैंड को एट सेम साइड से डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं, पहली बात तो, ठीक है। ये क्या है बेटा, वेक्टर का डीएनए है, ये क्या है, वेक्टर का डीएनए होता है। और ये क्या है, फॉरेन डीएनए है। वेक्टर डीएनए बोले तो प्लाज्मिड वाला, ठीक है ना, ये क्या है, प्लाज्मिड का है, ये किसका है बेटा, प्लाज्मिड का डीएनए है। अब क्या होगा, हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरेन डीएनए है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, बेसिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो हम लोग लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इको R1 होता है, बेसिकली यहाँ पे इको R1 की बात कर रहा है, तो इको R1 जो होता है जी और ए के बीच कट करता है, जी और ए के बीच में कट करता है, ठीक है। तो जी और ए के बीच में कट करेगा, यहाँ पे जी है, यहाँ पे ए है, तो इसके बीच में कट कर देगा। अब कट कर देगा तो बेटा ये वाला भी फॉरेन डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होता है, चाहे वो वेक्टर वाला डीएनए हो चाहे वो फॉरेन डीएनए हो, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे ताकि सेम टाइप के स्टिकी एंड मिले, सेम टाइप को लाइगेटिंग एंड मिले, ताकि आसानी से वो लाइगेशन हो सके, आसानी से जुड़ सके और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये हो गया इको R1 आया, ठीक है। अब स्टिकी एंड बेटा ये क्या हुआ, वेक्टर वाले डीएनए का स्टिकी एंड आ गया और ये क्या हुआ, फॉरेन डीएनए का स्टिकी एंड आ गया, तो दोनों के स्टिकी एंड आ गए। अब आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, बायोमोलिक्यूल्स में बताया होगा
कि जो एडेनिन होता है वो डबल मेंबर बॉन्ड से किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है। गुआनिन जो होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ता है। ये हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए में एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, डीएनए में एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है। अगर वहीं पे आरएनए की बात करेंगे तो एडेनिन यूरेसिल से जुड़ता है, थाइमिन से नहीं जुड़ता है। थाइमिन एब्सेंट होता है आरएनए के केस में, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो ए वाला किससे ज्वाइन करेगा, ये ए है ये टी है, तो ए वाला टी से आसानी से ज्वाइन कर लेगा, तो ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है, तो डीएनए जो फ्रेगमेंट से ये स्टिकी एंड से आपस में जुड़ गए, और स्टिकी एंड जो था ये सेम टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बन है, ताकि यहाँ पे आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सके। ठीक है, ये जो है इको आर1 कट डीएनए बिटवीन द बेस सीक्वेंस जी और ए के बीच में कट करता है। ओनली व्हेन सीक्वेंस जी ए टी टी सी प्रेजेंट होगा डीएनए में, तब वो कट करेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इको आर1 के लिए सीक्वेंस क्या होता है। इको आर1 के लिए सीक्वेंस क्या होता है बेटा, जी ए टी टी सी, ये इसका सीक्वेंस होता है। इसके लिए होता है इको आर1 का होता है, इको आर1 के लिए इसका सीक्वेंस होता है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं पलिंड्रोम्स क्या होते हैं, पलिंड्रोम्स क्या होते हैं। पलिंड्रोम्स मैंने आपको बताया था, पलिंड्रोम्स का मतलब होता है जब आप 5 डेज से पढ़ो 3 डेज से पढ़ो तो मतलब उसका सेम आए, है ना। दीज ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, दीज ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, सेम वर्ड्स, है ना, जो कि सेम वर्ड्स जब हम इसको रीड करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन से, 5 डेज से पढ़ोगे तो 3 डेज से पढ़ोगे तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, जैसे मलयालम, एक वर्ड दिया गया मलयालम, मलयालम को आप इधर से पढ़ोगे, जैसे ऐसे लिखोगे आप इसको, है ना, मलयालम। ठीक है, जब आप बेटा इसको ऐसे पढ़ोगे, अभी ये क्या है, इधर से पढ़ रहे हो आप, यहाँ पे क्या है 3 डेज है, यहाँ पे क्या है 5 डेज है। अब क्या इधर पे 3 डेज हो गया, इधर पे क्या है, क्या 5 डेज आ गया। जब आप इधर से ऐसे पढ़ोगे तो देखो, इधर से पढ़ोगे मलयालम, इधर से पढ़ोगे मलयालम, दोनों का मतलब बेटा क्या आ रहा है, दोनों तरफ से पढ़ने पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन पढ़ने से क्या आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है इसका। तो ये क्या होता है, हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, ठीक है, जब हम लोग इसको रीड करोगे वर्ड पैलिंड्रोम्स, जब हम लोग इसका मतलब सेम आता है, जब हम लोग बोथ डायरेक्शन से रीड करते हैं। द पैलिंड्रोमिक डीएनए होता है एक सीक्वेंस होता है किसका, बेस पेयर का, जो रीड होता है सेम टू स्टैंड व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिंग कीप्ड सेम। ठीक है, 5 डेज से 3 डेज पढ़ोगे तो वो भी मतलब सेम आएगा, 3 डेज से 5 डेज पढ़ोगे तो भी मतलब सेम आएगा। ऐसे वर्ड आप और भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि मलयालम ही है यहाँ पे, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, 5 डेज से पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे 5 डेज में क्या दिया गया है, जी दिया गया है, ए टी टी सी दिया गया है। अब 5 डेज इधर से पढ़ोगे तो भी सेम आएगा, जी ए टी टी सी। तो ये इको आर1 के लिए क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ सीक्वेंस रीड जो होते हैं सेम टू स्टैंड को जब 5 डेज से पढ़ोगे तो भी सेम आएगा, और ये जब 3 डेज से 5 डेज पढ़ोगे तो भी इसका मतलब सेम आए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। इन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बेस पे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, हमारे काम करते हैं। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा हट के कट करते हैं, ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड से, बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रैंड को कट करेंगे, है ना, दोनों स्ट्रैंड को कट करेंगे, और हाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से आके कट करते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, दिस लीविंग सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट एंड, लास्ट में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड एक पोर्शन बन जाता है। कट कर देंगे तो बेटा अलग अलग हो जाएंगे ना डीएनए। ठीक है, दे आर द ओवर हैंगिंग स्ट्रेच, इसके बाद क्या होता है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच बन जाता है, स्टिकी इंड बन जाती है, जो मैंने आपको बताया था। ये जो स्टिकी इंड होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डीएनए में क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, काउंटर जो कट काउंटर पार्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, उसको जोड़ने का काम कराते हैं। ठीक है, वेक्टर डीएनए से और फॉरेन डीएनए को जोड़ने का काम कराते हैं। ये स्टिकनेस जो होती है, स्टिकी इंड जो होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है, डीएनए लाइगेज आता है। डीएनए लाइगेज आसानी से क्या कर पाता है, दो मतलब एक फॉरेन डीएनए एक हमारा वेक्टर डीएनए को जोड़ पाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाता है। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये यूज होते हैं कहाँ पे बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, टू फॉर्म
रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का यूज होता है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे इंडो की जगह एक्सोन्यूक्लियेज कर देगा, मोस्टली जो होते हैं बेटा इंडोन्यूक्लियेज का यूज होता है ना, इस बात को याद रखना। विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स और जीनोम, ठीक है। चलो ये हो गया। व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो रिजल्टेंट डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसमें सेम काइंड के क्या होंगे बेटा, स्टिकी इंड होंगे। अगर सेम टाइप के स्टिकी इंड है तभी तो आसानी से जुड़ पाएगा, अगर सपोज स्टिकी इंड अलग अलग टाइप के हैं तो जुड़ नहीं पाएगा ना, तो स्टिकनेस में प्रॉब्लम आएगी, जुड़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए क्या होता है, सेम टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट किया जाता है, ठीक है। दीज कैन बी ज्वाइंट टुगेदर, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं, इंड टू ज्वाइंट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज इसको जोड़ देता है, जैसे यहाँ पे बोला गया है। हमने एक फॉरेन डीएनए लिया, ठीक है, एक वेक्टर डीएनए लिया, वेक्टर डीएनए क्या हमारा प्लाज्मिड है। अब यहाँ पे लिखा गया है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो दोनों फॉरेन डीएनए और हमारा वेक्टर डीएनए, इन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेगा। अब देखो फॉरेन डीएनए को हमने काट दिया, तो फॉरेन डीएनए को काटने से क्या हुआ, हमको अलग अलग फ्रेगमेंट मिले, ठीक है। एक ये वाला मिला फ्रेगमेंट, एक ये, ठीक है। अब हम इसको भी कट करेंगे, प्लाज्मिड को यहाँ से कट कर दिया गया इतना। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो यहाँ पे आके ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट कैसे होगा, लाइगेज ज्वाइंट करेगा फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से। अब देखो अभी क्या था, अब ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये फॉरेन डीएनए आके जुड़ गया, ये क्या है हमारा, ये वाला जो है फॉरेन डीएनए है, ठीक है। और ये वाला क्या था, प्लाज्मिड डीएनए था। जब प्लाज्मिड डीएनए फॉरेन डीएनए मिल जाते हैं तो एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनता है, क्या बनता है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया तो इसको ट्रांसफर भी तो करना है। ट्रांसफर कहाँ करेंगे बेटा, होस्ट में करेंगे। ई कोलाई होस्ट होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्लोजली रिलेटेड होता है ना, क्लोजली रिलेटेड होता है, काफी चीजें सिमिलर होती हैं, तो इसको हम लोग होस्ट की बॉडी में कर देते हैं, इस्चरिचिया कोलाई की बॉडी में कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, खुद को जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेता है ना। तो हमको जल्दी चाहिए ना, हमको प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, चीजें जल्दी करनी है अपन को। बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं कि हमने आज इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो 10 साल बाद अपन को वो उसकी एक कॉपी मिल रही, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अपन को जल्दी जल्दी रिप्लिकेट करने वाले ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जल्दी होती है, अपनी कॉपी जल्दी बनाते हैं, इस वजह से बैक्टीरिया का यूज करते हैं। ये क्या है बेटा, क्लोनिंग होस्ट होता है, जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब जैसे ही बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ तो प्लाज्मिड के अंदर कैपेसिटी थी कि ये रिप्लिकेट कर पा रहा था। प्लाज्मिड क्या था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए था, ये रेप्लिकेट कर पा रहा है। तो जैसे ही होस्ट की बॉडी में जाएगा ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और उसकी कॉपी बना लेगा, ठीक है। सेल डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल। अभी ये सेल डिवाइड किया, ये करेगी, इससे भी 2 सेल बनेगी, ठीक है, इससे भी क्या बनेगी, 2 सेल बनेगी। तो ऐसे क्या होगा, इसका कॉपी नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कॉपी नंबर हमारे लिए जरूरी है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, अनलेस वन कट वेक्टर सोर्स विद द सेम एंजाइम, ठीक है। अगर अगर क्या होगा कि हम सिर्फ वेक्टर को काटेंगे, फॉरेन डीएनए को नहीं काटेंगे, तो क्या होगा, तो भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाएगा। सपोज हमने अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर लिया तो भी क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा नहीं बन पाएगा। तो सेम टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, और दोनों वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों को कट होना चाहिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ताकि वहाँ पे स्टिकी एंड जो बने सेम बने, और डीएनए लाइगेज उसको आसानी से जोड़ पाए। डीएनए लाइगेज जोड़ेगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, किसमें किया, इस्चरिचिया कोलाई में किया। इस्चरिचिया कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, किससे रिलेटेड है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्लोजली रिलेटेड होता है। बैक्टीरिया के अंदर हम लोग ट्रांसफर क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी इसकी कॉपी चाहिए, है ना, क्योंकि डिवाइडिंग कैपेसिटी बैक्टीरिया में ज्यादा होती है, जल्दी होती है। फिर क्या होगा, प्रोजेनी उसकी बनेंगी, सेल एक सेल से 2, 2 से 4 ऐसे डिवाइड होती चली जाएंगी, तो हमको ज्यादा से ज्यादा कॉपी मिल जाएंगी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के, ठीक है। चलो अब ये सारी की सारी चीजें बेटा हमने देख ली। सेपरेशन, फिर हम लोग क्या और देखते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट करना है, डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट करना है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उसको कैसे आइसोलेट करना है। कटिंग ऑफ ए डीएनए बाई, डीएनए को कट कैसे करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करते हैं। कोई हमारा 2 मीटर का डीएनए होता है, ठीक है, 2.2 मीटर का डीएनए है। अब उसको हमने क्या किया, कट किया, हमने कट किया। कट कैसे करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट करेंगे। तो कट करेंगे तो हमको डीएनए के क्या मिलेंगे बेटा, फ्रेगमेंट मिलेंगे। डीएनए के क्या मिलेंगे, फ्रेगमेंट मिलेंगे। अब ये फ्रेगमेंट कौन हमारे लिए अच्छा फ्रेगमेंट है, कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है, कौन हमारे लिए डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, कौन डिजायर्ड फ्रेगमेंट नहीं है, ये हमको
कट करने से पता चला कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं डीएनए को कट कर देंगे, फ्रेगमेंट मिलेगी। इन फ्रेगमेंट को अपन को क्या करना, सेपरेट करना है। और सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक टेक्निक होती है बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें करते क्या है, ये सारी की सारी चीजें पता होना चाहिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को रखते हैं। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, और ये मॉलिक्यूल ये किस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये टूवर्ड मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। निगेटिव वाला किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे हम लोग इसमें, ठीक है, तो इसके एक मीडियम होगा मैट्रिक्स, जिसको हम लोग अगरोज जेल बोलते हैं, जो कि कहाँ से निकलता है ना, ये अगारोज जेल बोलते हैं, जो कि नेचुरल पॉलीमर्स होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड, जिलेडियम और ग्लेसेरिया, जो रेड एल्गा होते हैं, जिलेडियम ग्लेसेरिया, वहां से निकाला जाता है बेटा ये हमारा अगार अगार। क्या नाम बोलते हैं इसको, अगार अगार बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, इसको फिर सेपरेट किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस टेक्निक में हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट को किसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, तो साइज के बेसिस पे। जो ज्यादा छोटा होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, वो जल्दी एनोड की तरफ पहुंच जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ एनोड की तरफ जल्दी पहुंच गया वो हमारे लिए अच्छा है, रिकॉम्बिनेंट वो मतलब आगे उस डीएनए को हम लोग यूज करेंगे और आगे हम चीजों को फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, अब सीविंग इफेक्ट होता है। सीविंग इफेक्ट जो होता है कहाँ पे होता है, अगारोज जेल पे होता है। अगारोज जेल जो होता है सीवीड से निकाला जाता है, जिलेडियम और ग्लिसरीडिया रेड एल्गा होते हैं, वहां से निकाला जाता है। और उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद क्या होता है, ठीक है, हाँ उसके साइज के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, इस वजह से जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है डीएनए का, वो जल्दी पहुंच जाएगा कहाँ पे, एनोड की तरफ। ठीक है, और जिसको हम लोग क्या करते हैं फिर आइसोलेट कर लेते हैं। अब आपको याद होगा, मतलब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डीएनए किधर मूव करेगा किधर मूव नहीं करेगा, तो उसके लिए ट्रिक बताते हैं। डीएनए के नाम में ही छुपा हुआ है। डी से बेटा क्या होता है, डी से होता है डीएनए, डी से होता है डीएनए। पता तो होना चाहिए किसके लिए ट्रिक बना रहे हैं। एन का मतलब बेटा यहाँ पे मैंने बोला है निगेटिव, एन का मतलब क्या बोला है मैंने, निगेटिव बोला है। और यहाँ पे और क्या है, हाँ ए का मतलब क्या है, एनोड। एनोड क्या है बेटा, पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है, तो ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो डीएनए कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ये मूव किस तरफ करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ करता है। पॉजिटिव चार्ज क्या है, एनोड है। अभी जो टेक्निक हम लोग कर रहे हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, इस टेक्निक का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे जेल भरा रहता है, जेल का नाम है अगरोज जेल, जो कि रेड एल्गा से निकाला जाता है। ठीक है, सीवीड से निकाला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, डीएनए के हम लोग फ्रेगमेंट करते हैं। फ्रेगमेंट जो होगा, छोटा फ्रेगमेंट एनोड की तरफ जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि सीविंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं यहाँ पे हम लोग। अगर वो जेल में ऐसे सीविंग इफेक्ट होता है तो डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, जल्दी छोटा वाला फ्रेगमेंट एनोड की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। हाँ, अब ये यहाँ पे क्या होता है, सेपरेटेड जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है, सेपरेटेड जो डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको ये हमको आसानी से ऐसे नहीं दिखता है ना। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आसानी से नहीं दिखता है। देखो यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट, ये वेल है, यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट को अपलोड किया गया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, एनोड है। यहाँ पे क्या है बेटा, एनोड होता है। और यहाँ पे जो होता है ये निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्या होता है, कैथोड होता है। अब यहाँ पे ही डीएनए को हम लोग लोड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डीएनए को लोड किया, यहाँ पे हमने डीएनए फ्रेगमेंट को लोड किया, तो डीएनए फ्रेगमेंट पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अपोज करते हैं, लाइक चार्ज अपोज करेंगे। अब पॉजिटिव वाला जो है ये, मतलब निगेटिव वाला किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये डीएनए के बैंड है, इधर जो पाया जा रहा है ये, इसका मतलब क्या है, ये लार्ज बैंड है। इधर जो पाए जा रहे हैं ये क्या है, स्मॉल बैंड है। स्मॉल बैंड जल्दी कहाँ पे चले जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। जो बेटा मोटा इंसान होता है वो कम भाग पाता है, पतला इंसान, ठीक है, हल्का इंसान जल्दी से भाग पाएगा। तो यहाँ पे पतले पतले फ्रेगमेंट्स है, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है, वो आसानी से क्या कर पाएंगे, एनोड की तरफ देखने को मिल जाएंगे। बड़े वाले देखो ये यहीं पे पड़े हैं, आगे मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये टिपिकल एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाई गई है। यहाँ पे माइग्रेशन बताया गया है, अनडाइजेस्टेड लेन। अनडाइजेस्टेड लेन क्या है बेटा, फर्स्ट वाली लेन है। ये देखो ये क्या है, अभी इसमें साइज इसका बड़ा है, ठीक है। और डाइजेस्टेड लेन जो बताई गई है यहाँ पे, ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनोड की तरफ मूव कर रहा है, डीएनए के फ्रेगमेंट मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए के फ्रेगमेंट को हम लोग सेपरेट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इस एग्रोज जेल से निकालेंगे, तो हमको ये ऐसे दिखते नहीं है, ये हमको ऐसे विजुअलाइज ही नहीं होते हैं। ठीक है,
तो इसको विजुलाइज करने के लिए क्या होता है, हमको इसमें स्टेनिंग करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है एक तरह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेनिंग करने वाले कंपाउंड का नाम क्या होता है, ये क्या होता है, इथिडियम ब्रोमाइड होता है, ETBr के भी नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, ये जो पूरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ETBr के नाम से भी जानते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं इसको। इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग स्टेनिंग कर देते हैं, इन फ्रेगमेंट में हम लोग कलर कर देते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, और जब हम लोग क्या डालते हैं, इसमें एक्सपोजर होता है यूवी लाइट का, यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, तब क्या होते हैं, ये हमको विजुअल, ये हाँ, यूवी रेडिएशन यू कैन सी प्योर DNA फ्रेगमेंट इन विजुअल लाइट। विजुअल लाइट में आप क्या करोगे, इसको फ्रेगमेंट को देख पाओगे, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये है कि जब तक अगर हम लोग स्टेनिंग नहीं करेंगे तो ये हमको ये नहीं दिखेंगे, है ना। जब हम लोग स्टेनिंग कर देंगे तब क्या होगा, ये हमको कलर, विदाउट स्टेनिंग ये हमको नहीं दिखेंगे। जब हम लोग कलर कर देंगे, स्टेनिंग कर देंगे, ठीक है, जब यूवी लाइट डालेंगे इसमें, तो ऑरेंज कलर के फ्रेगमेंट दिखते हैं, ऑरेंज कलर के DNA के बैंड दिखते हैं इथिडियम ब्रोमाइड स्टैंड करने पे, ठीक है, ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं जब हम लोग इसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैंड कर देंगे। और जब हम क्या डालेंगे बेटा, यूवी लाइट डालेंगे, यूवी लाइट जैसे ही इसमें डाली जाएगी ये ऑरेंज कलर के दिखेंगे। ये क्वेश्चन पूछते हैं कैसे कलर के, ब्राइट ऑरेंज, है ना, ब्राइट ऑरेंज कलर के। आप नॉर्मली इसको नहीं देख सकते हो, ठीक है, जब तक आप स्टैंड नहीं करोगे, यूवी लाइट पड़ेगी, तो यू कैन नॉट सी प्योर DNA फ्रेगमेंट इन विजुअल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। विजुअल लाइट और विदाउट स्टेनिंग में आप DNA के फ्रेगमेंट को नहीं देख सकते हो, जब तक आप इसमें स्टेनिंग नहीं करोगे। जब स्टेनिंग कर दोगे तो ये फ्रेगमेंट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखेंगे इथिडियम ब्रोमाइड के स्टेनिंग के बाद में, ठीक है। अब ये जो बैंड है इनको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, इस एग्रोजोल से क्या करेंगे, कट आउट कर लेंगे, बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग इसे निकालने का कोशिश करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस स्टेप नोन एज द इल्यूशन, है ना, इल्यूशन बोलते हैं, है ना, इल्यूशन, ELUTION, इल्यूशन बोलते हैं। इल्यूशन जो होता है बेसिकली क्या होता है, यहाँ एग्रोज जेल से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं हम DNA के फ्रेगमेंट को, जो हमारा डिजायर्ड DNA का फ्रेगमेंट होता है। जो DNA का फ्रेगमेंट होता है इसको हम लोग प्यूरिफाई कर लेते हैं, फिर यूज कहाँ पे किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट DNA को बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के साथ में इसको जोड़ देते हैं और रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाता है। जोड़ने के लिए DNA लाइगेज होता है, ये आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है। जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड बेटा क्लोनिंग वेक्टर है, वेक्टर की तरीके काम कर रहा है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो प्लाज्मिड होता है, मतलब फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। और यहाँ पे हम लोग बैक्टीरियोफेज का भी यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज का। सेकेंड मोस्ट कॉमन, है ना, सेकेंड मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है, बैक्टीरियोफेज है। सेकेंड मोस्ट कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन क्लोनिंग वेक्टर क्या है, बैक्टीरियोफेज है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो है, फर्स्ट क्या है, वो प्लाज्मिड होता है। इन दोनों के अंदर एबिलिटी होती है बेटा रेप्लिकेट करने की, बैक्टीरिया के सेल के अंदर रेप्लिकेट करने की, खुद से रेप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है। इनको, हाँ, इनको क्रोमोसोमल DNA गवर्न नहीं करता, मतलब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं, खुद से रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी होती है। ये बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज बिकॉज देयर हाई कॉपी नंबर पर सेल, है ना, बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या होती है, कैपेसिटी, हाई नंबर कॉपी जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, वेरी हाई कॉपी नंबर, ज्यादा कॉपी नंबर बना पाएगा ऑफ देयर जीनोम विद द बैक्टीरियल सेल। जैसे ही जीनोम इसका बैक्टीरिया की सेल में जाएगा तो इसका जो, इसके पास एबिलिटी है हाई नंबर कॉपी बनाने की, हाई कॉपी नंबर बनाने की, ये क्या कर पाएगा, रिप्लिकेट कर पाएगा अपने आप को। सम कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिसके पास ओनली 1 या 2 कॉपी पर सेल होती हैं, जबकि कुछ अदर होते हैं जिसमें 15 से 100 कॉपी पर सेल होती है। इस बात को याद रखना कि 15 से 100 कॉपी पर सेल का भी बेटा हमारा ये हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेटा, प्लाज्मिड्स, है ना। कुछ ऐसे होंगे जिसमें 1 से 2 होगा कॉपी नंबर, कुछ ऐसे होंगे 15 से 100 कॉपी नंबर बनाने की, पर सेल बनाने की कैपेबिलिटी होगी। इनका जो नंबर होता है ये और हाई हो सकता है और ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं कि 15 से 100 बनाए, 100 से भी ज्यादा बना सकते हैं। इफ वी आर एबल टू लिंक एलियन पीस ऑफ DNA, जब हम लोग एलियन पीस ऑफ DNA को बैक्टीरियोफेज से या प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ इक्वल होता है कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ठीक है। जो हम बैक्टीरियोफेज जितना डिवाइड करेगा, जितना प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, उतना ही हमारा जो एलियन पीस लगाया गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा गया है, वो भी उसके बराबर ही क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। वेक्टर यूज होते हैं एट प्रेजेंट engineered such way to help the easy linking of the foreign DNA section of the recombinant from non recombinant, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग वेक्टर का यूज कर रहे हैं, वेक्टर का यूज किस लिए कर रहे हैं, ताकि फॉरेन DNA को हम लोग इसमें लिंक कर पाए,
फॉरेन डीएनए को लिंक कर पाए और इसको हम लोग होस्ट की बॉडी में डाल पाए और होस्ट की बॉडी में जाके ये रेप्लिकेट करे, अपन को प्रोडक्ट दे, ठीक है। और हम लोग सेलेक्ट कर पाए कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब जो प्लाज्मिड से वेक्टर से जुड़ गया है हमारा पीस ऑफ डीएनए, वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। जो नहीं जुड़ेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए हैं क्लोनिंग वेक्टर के, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लोनिंग वेक्टर के साथ में पहला तो क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ओराई। अगर ओराई प्रेजेंट है तभी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अगर ओराई प्रेजेंट नहीं है तो बेटा रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, इस बात को याद रखना। ओराई ही कंट्रोल करता है कॉपी नंबर, कितनी कॉपी पर सेल बनानी है, ओराई ही कंट्रोल करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अब दिस इज एक सीक्वेंस होता है फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, इस सीक्वेंस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर कोई भी पीस ऑफ डीएनए यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, दिस सीक्वेंस में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रेप्लिकेट कर लेगा होस्ट की सेल में, ठीक है। डीएनए को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ही जोड़ेंगे ताकि वो वहां से क्या हो, उसका भी रेप्लिकेशन होता चला जाए। इस सीक्वेंस को, दिस सीक्वेंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर। ये भी क्वेश्चन आता है कि ओराई किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ओराई रेप्लिकेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है और ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, जो हमारा लिंक्ड जो डीएनए हमने जोड़ा है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में जोड़ा है, वेक्टर में जोड़ा है, तो उसका रेप्लिकेशन तो करता ही करता, रेप्लिकेशन कराएगा ही कराएगा, प्लस उसके कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। So if one want to recover many copy to target cell, it should be clone with the vector origin of support high copy number। अगर आप चाहते हो कि हमारे जो डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी ज्यादा कॉपी चाहिए, तो आप ऐसे वेक्टर के साथ में जोड़ो जिसका हाई कॉपी नंबर हो, है ना। जिसका हाई कॉपी नंबर होगा तो जितना ज्यादा वो रेप्लिकेट करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा, मतलब फॉरेन डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं। ओराई के अलावा, इन एडिशन टू ओराई, वेक्टर में क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जो कि हेल्प कराते हैं आइडेंटिफाई करने में, इलिमिनेट करने में नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को, और सिलेक्ट किसको करते हैं, ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को सिलेक्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जो बेटा बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन जो शो कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मेंट है, वही हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करेंगे। रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जुड़ा और बैक्टीरिया के अंदर जब हमने डाला, होस्ट की बॉडी में डाला, तो आसानी से चला गया। तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट कौन करते हैं बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर करते हैं। और सिलेक्टेबल मार्कर किसको एलिमिनेट कर देते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी जरूरत के नहीं है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है, ये जिसमें क्या होता है, पीस ऑफ डीएनए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट बैक्टीरिया में डाला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, ठीक है। नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स सच एज द एम्पेसिलिन। यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन कौन से होते हैं, एम्पेसिलिन होता है, क्लोरोमफेनिकॉल होता है, टेट्रासाइक्लिन होता है, कैनामाइसिन होता है, ठीक है। ये जो होते हैं बेटा यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर के तरीके काम में लिए जाते हैं। ये जितने एंटीबायोटिक हैं ये क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर हैं, यही सिलेक्ट कराने का काम कराएंगे, है ना। यही सिलेक्शन कराएंगे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। चलो, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यही बताते हैं। जो नॉर्मल इकोलाई होता है, इसमें बेटा नॉर्मल इकोलाई में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है इस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, जब तक हम इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड जाएगा तो जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं, प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं, फिर उसको हम लोग इकोलाई में ट्रांसफर करते हैं। इकोलाई नॉर्मल जो इकोलाई होगा इसमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है ना, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है। ये जो मैंने एंटीबायोटिक्स बनाई अब बताइए आपको, एम्पिसिलिन हो गया, क्लोरोफेनिकॉल हो गया, कैनामाइसिन हो गया, और क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। नॉर्मल इकोलाई इनकी इसमें से किसी के लिए रेजिस्टेंस शो नहीं करती है, ठीक है। जब हम लोग इसमें चेंजमेंट करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, प्लाज्मिड डाल देंगे, तो फिर क्या होगा, चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। क्लोनिंग साइट्स की बात करते हैं कि क्लोनिंग साइट्स क्या होते हैं। क्लोनिंग साइट्स, सिलेक्टेबल मार्कर बेटा एंटीबायोटिक वाले थे, क्लोनिंग साइट इनकी बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू द लिंक द एलियन पीस ऑफ डीएनए, जहाँ पे एलियन पीस ऑफ डीएनए जुड़ता है, इसमें क्या होना चाहिए, वेरी फी प्रिफरेबल सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग, जहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ता है, डीएनए हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए लिंक होता है, तो हम लोग ऐसे क्लोनिंग साइट्स को प्रेफर करते हैं जहाँ पे क्या होना चाहिए,
सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए। अगर सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट नहीं है तो क्या होगा, दिक्कत होगी। रिकॉग्नाइजेशन साइट जो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, मल्टीपल रिकॉग्नाइजेशन साइट होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए। फॉर अस कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट, अगर रिकॉग्नाइजेशन साइट एक से ज्यादा है वेक्टर में तो वहाँ पे क्या होगा, सेवरल फ्रेगमेंट से जनरेट हो जाएंगे जो कि बेटा कॉम्प्लिकेट कर देंगे प्रोसेस को, जीन क्लोनिंग को क्या कर देंगे, कॉम्प्लिकेट कर देंगे। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे सिंगल क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल क्लोनिंग साइट या सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए। जो लाइगेशन होता है एलियन पीस ऑफ डीएनए का, ये कैरिड आउट होता है रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट ऑन टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर इसके लाइगेशन होता है एलियन पीस ऑफ डीएनए का, ठीक है, कहाँ पे होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट पे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर देते हैं बाम H1 साइड में, ये क्या है, बाम H1 वाली ये सारी की सारी क्या है, बाम H1 हो गई, ये क्या है, रिकॉग्नाइजेशन साइड है, क्या है, रिकॉग्नाइजेशन साइट, रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, ठीक है। ये हो गई, और क्या हो गई, एम्पिसिलिन हो गई, है ना, मतलब ये PST1 हो गई, और ये PB1 हो गई, ये क्या है, हमारी रिकॉग्नाइजेशन साइट। अगर आपने नॉर्मल इकोलाई किसी के लिए रेजिस्टेंस हो नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल प्लाज्मिड में जिस जगह पे हम लोग प्लाज्मिड में लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग इस वाली रिकॉग्नाइजेशन साइड में लगा दिया H1 वाली साइड में, ठीक है। तो अभी क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो ये मरेगा नहीं, है ना, अभी नहीं मरेगा। जब हमने इसका टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को काट के इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया तो ये टेट्रासाइक्लिन वाली जीन क्या हो जाएगी, मतलब एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो आसानी से ये मर जाएगा, ठीक है। इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। बाम H1 की साइड में अगर टेट्रासाइक्लिन की के लिए रेजिस्टेंस जीन होता है, अगर वेक्टर PBR 322 में हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया और इसको लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए, हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही फॉरेन डीएनए को अटैच करेंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस को खो देगा, रेजिस्टेंस को खो देगा तो ये टेट्रासाइक्लिन वाली एंटीबायोटिक्स पे बेटा मर जाएगा, ठीक है। बट इसके पास सिलेक्ट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय द प्लेटिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। फिर हम लोग क्या कर लेंगे इसको कि ये रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अगर ये टेट्रासाइक्लिन वाले जीन पे डालेंगे हम लोग, उसमें एंटीबायोटिक डालेंगे तो टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी साइड पे, टेट्रासाइक्लिन वाली साइड पे जीन ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है, तो ये हम समझ जाएंगे कि ये क्या हमारा रिकॉम्बिनेंट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, हमारे होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। अगर ये ट्रांसफर हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन द एम्पिसिलिन मीडियम, जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो एम्पिसिलिन मीडियम पे ग्रो करेगा, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, जब हम लोग कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो कराएंगे तो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट विल बी ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम बट नॉट ऑन द टेट्रासाइक्लिन में, क्योंकि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे हमने अपना जोड़ दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इस वजह से इसके लिए रेजिस्टेंस को खो दिया है, तो ये टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा बट एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, क्योंकि मैंने एम्पिसिलिन में कोई इसमें मतलब इस वाली क्लोनिंग साइट्स पे कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, ठीक है। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो ग्रो कर जाता है मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक्स, है ना। तो देखो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे मैंने जोड़ा है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब प्लाज्मिड मैंने जोड़ा है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा है प्लाज्मिड के साथ में, कहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन वाले पे, बाम H1 की साइड में, क्लोनिंग साइड बाम H1 में जोड़ा है। बाम H1 जो है टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस होता है। अब मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो हम लोग जब इसको एंटीबायोटिक में रखेंगे, ऐसे एंटीबायोटिक में रखेंगे, टेट्रासाइक्लिन वाली एंटीबायोटिक में मैंने रखा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, रेजिस्टेंस तो करेगा, बट एम्पिसिलिन में क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन में मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। तो ये रिकॉम्बिनेंट जो होता है ये एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, देन ट्रांसफर ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, द रिकॉम्बिनेंट विल बी ग्रो ऑन द, हाँ, तो ये एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया मैंने। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होगा वो दोनों पे ग्रो करेगा, है ना। तो यहाँ पे बट नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो विल द बोथ मीडियम, बोथ एंटीबायोटिक मीडियम, ये ग्रो करेगा। दिस केस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होता है, एक केस में क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प कर रही है सिलेक्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेंट, जबकि दूसरी वाली सिलेक्ट कर रही है कि वो क्या है, हाँ, इंसर्शन इनएक्टिवेशन, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट को बता रही है, एक ट्रांसफॉर्मेंट को बता रही है, एक रिकॉम्बिनेंट को बता रही है। रिकॉम्बिनेंट वाली बेटा कौन बता रही है, टेट्रासाइक्लिन बता रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिकॉम्बिनेशन किया है, एम्पिसिलिन वाली हमारे ट्रांसफॉर्मेंट को बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया।
तो इंसर्शन ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए जो हमें हेल्प कराता है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। ये इसके लिए बेटा बहुत बड़ा एक मतलब इससे बनाने के लिए आधे घंटे का एक टॉपिक होता है ना, कि प्रॉपर समझाने के लिए। बट एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ तो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बता रहा हूँ, जितना एनसीईआरटी में उसी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेटा हमारा क्या होता है, ये हमारा पीवीआर 322 प्लाज्मिड वेक्टर होता है। ये इकोलाई वेक्टर से पीवीआर 322, इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट पाई जा रही है हिंद थर्ड के लिए, इको आर1 के लिए, बाम H1 के लिए, साल फर्स्ट के लिए, PBU2 के लिए, PBU सेकंड, PST1, CLA फर्स्ट, ठीक है। और ओराई वगैरह है। और ओराई को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रोप जो होता है ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों है जीन्स, ठीक है। और जो रोप होता है ये प्रोटीन के लिए कोड करता है, कोड फॉर प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होती है रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। रोप जो होता है ये क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कोड फॉर प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन which involve in replication, है ना। जो रेप्लिकेशन के टाइम क्या होती है, इन्वॉल्व होती है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, जब प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कराएंगी वहां पे ये इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। आई होप बेटा ये चीजें इतनी समझ आई होंगी आपको, समझ पा रहे होंगे जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। अभी तक बेटा हमने ये देख लिया, ठीक है, सारी की सारी चीजें देख ली। अब आगे मूव करते हैं, आगे की क्या प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन of antibiotic in cumbersome procedure because it requires to the simultaneous plating on the two plate having the different antibiotics, ठीक है। therefore alternative सेलेक्टेबल मार्कर, एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर यूज होता है जो कि डेवलप किया गया, जो कि डिफ्रेंशिएट कर देता है रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सबस्टेंस इन this recombinant DNA insert with the coding sequence of the enzyme beta galactosidase. This result into inactivation of the gene synthesis this enzyme, ठीक है। देखो समझो यार, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, अभी तक हमने देखा कि वो रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं, प्लाज्मिड के साथ अटैच कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या होता है, इसमें हमको दो प्लेट्स की जरूरत पड़ती है, अलग अलग प्लेट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कमर्सम प्रोसेस होता है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता है। तो उसको सिंपल बनाने के लिए, है ना, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमने किसका यूज किया, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का यूज किया। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या है, जहाँ पे इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड विद द कोडिंग सीक्वेंस एंजाइम जो है एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द जीन, इस एंजाइम की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसर्शन, इसको हम लोग इनएक्टिवेशन बोलते हैं। जो चीज इंसर्ट करने से इनएक्टिवेट हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन इनएक्टिवेशन बोलते हैं। और जो प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो होंगे ये ब्लू कलर देते हैं, ब्लू कलर की कॉलोनी बनती है प्लाज्मिड में, बैक्टीरिया में, ठीक है। तो डज नॉट हैव इन द इंसर्ट, ठीक है, जो कि जिसमें इंसर्शन नहीं हुआ होगा, है ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले बेटा कलर शो करते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले कलर शो करते हैं। प्रेजेंस इन इंसर्ट रिजल्ट टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का, तो ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये इंसर्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को। तो इसको सिंपल सा मतलब है, रिकॉम्बिनेंट जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वाले कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, वाइट कलर होता है इसमें, है ना, मतलब नॉट प्रोड्यूस कलर, वाइट कलर को हम लोग बेसिकली ऐसे लिख लो यार, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, नॉट प्रोड्यूस कलर, ये कोई कलर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, कोई कलर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन था उसको हमने क्या किया, इनएक्टिवेट कर दिया, वहां पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जैसे अभी हमने टेट्रासाइक्लिन की जगह पे लगाया था, तो टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक्स में वो मर जा रहा था। इसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन जो है वहां पे हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, मतलब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, जिसकी वजह से कलर नहीं बन रहा है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लू कलर देता है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे तो वो कलर
नहीं देगा। ठीक है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं, ये कैसे होते हैं बेटा, ये ब्लू कलर के होते हैं, ये ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन जो है वो इनएक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, चलो इतना याद रखना। अब आगे देखते हैं, और आगे क्या दिया गया है। हाँ, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। ऐसे कौन कौन से वेक्टर हैं जो क्लोनिंग जीन का क्लोन कराते हैं। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट और एनिमल, एनिमल प्लांट में अलग अलग टाइप के वेक्टर्स का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। एनिमल में बेटा हम लोग रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, प्लांट में हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट में ट्यूमर कॉज कराता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और एनिमल में जो यहाँ पे क्या है बेटा, बेसिकली कैंसरस जो होते हैं। ठीक है, रेट्रोवायरस क्या करते हैं एनिमल में, कैंसर कॉज कराते हैं, नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट देते हैं, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यू मे हैव बीन द सरप्राइज टू नो हार्ट लर्न अबाउट द लेसन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्लांट और एनिमल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का यूज कर लेते हैं। ये बात सारी की सारी चीजें आपको पता है। अब यहाँ पे क्या है, हाउ टू डिलीवर जीन टू, हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोट सेल एंड फोर्स देम डू व्हाट द बैक्टीरिया वायरस वांट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में तो देखो पैथोजन होते हैं ना, हम वो हमारी किसी ना किसी बीमारी को कॉज कराते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, जो हमको बीमारी कॉज करा रहा था, सपोज हमारी बॉडी के अंदर रेट्रोवायरस कैंसर कॉज करा रहा है, तो हमने रेट्रोवायरस से कैंसर कॉजिंग जीन को हटा दिया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ताकि वो एनिमल सेल में चला जाए और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी ले जाए। इसी तरह बैक्टीरिया जो प्लांट होते हैं वहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम था, वो रूट में क्या कॉज कर रहा था, ट्यूमर कॉज कर रहा था, मतलब ट्यूमर कॉज कर रहा था प्लांट में। तो उस ट्यूमर कॉजिंग जीन को हमने हटा दिया और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिलीवर हो गया। तो ये हम लोग मेथड ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की बात करें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक ये पैथोजन होता है सेवरल डाइकॉट प्लांट में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये डाइकॉट में पैथोजन होता है या मोनोकॉट में, तो आप बताना है। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है ये डाइकॉट में पैथोजन होता है। ठीक है, ये ये क्या करता है, डाइकॉट पैथोजन में होता है, डिलीवर करता है पीस ऑफ डीएनए को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीडीएनए बोलते हैं। ये ट्यूमर कॉज करा रहा था, नॉर्मल सेल को ये ट्यूमर सेल में प्लांट की बदल दे रहा था। ठीक है, और ये क्या है, एक डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल प्रोड्यूस ऑफ द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। ठीक है, और ये क्या था, मतलब ये बेसिकली क्या था, ये ट्यूमर कर रहा था। अब हमने ट्यूमर कॉजिंग जीन को हटा दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। तो ये क्या है, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड है। ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, अभी मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। रेट्रोवायरस जो होता है एनिमल में होता है, इसके अंदर एबिलिटी होती है नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने की। तो ए better understanding to are delivered the gene by pathogen in the eukaryote host generate the knowledge transforming these tools pathogen into the useful vector delivered in the gene of interest in the human। अब हम जो मैंने आपको बताया कि प्लांट में जो ट्यूमर कॉज कर रहा था, उसके ट्यूमर कॉजिंग जीन को हटा के हमने जीन ऑफ अपना अच्छा डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। और जो यहाँ पे रेट्रोवायरस था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने, ये हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर रहा था, तो कैंसर कॉजिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने हटा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, कैंसर कॉजिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के बाद हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो एनिमल में आसानी से वो पहुंचा पाया। ठीक है, तो ये बेटा ये यहाँ पे चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसको हम लोग टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफेसियन था, अब ये क्या कर रहा है, इसको हमने मॉडिफाई कर लिया है इनटू कोलोन वेक्टर में मॉडिफिकेशन कर लिया है, विच इज नो मोर पैथोजन। अब ये पैथोजेनिक नहीं रहा प्लांट में, अब ये पैथोजेनिक नहीं रहा है, बट अभी भी ये यूज किया जाता है मैकेनिज्म ऑफ डिलीवर्ड जीन, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट की बॉडी में डिलीवर करने के लिए इसका अपन यूज कर लेते हैं। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट में क्या करते हैं, हम लोग इसको डालने का काम करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा का सारा हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली इसी तरह क्या होता है कि रेट्रोवायरस जो होता है, रेट्रोवायरस कहाँ पे पाया जाएगा, एनिमल में होगा। एनिमल में जो हमारा कैंसर कॉज करा रहा था वो क्या था, रेट्रोवायरस था। ठीक है, एनिमल में कैंसर कॉज करा रहा था वो क्या था, रेट्रोवायरस था। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था बेटा, इसमें हमने क्या किया, रेट्रोवायरस को एनिमल में यूज करने के लिए कर दिया हमने। इसमें क्या किया, इसको डिसार्म कर दिया और हमने अब इसको यूजफुल प्रोडक्ट को, डिजायर्ड जीन को हमने एनिमल सेल में डालने के लिए रेट्रोवायरस का यूज कर लिया। यहाँ पे बेटा 2017 या 18 में नीट से क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वंस ए जीन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स
इज बी लाइगेटेड इनटू द सुटेबल वेक्टर, इसको हम लोग आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं बैक्टीरिया की सेल में, प्लांट और एनिमल में, होस्ट में, और वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई कर लेता है। ये जो है इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लांट के लिए क्या यूज होता है, प्लांट के लिए, प्लांट के लिए क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, यहाँ पे ये जो बताया गया है ना, ट्यूमेफेसियंस, ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का यूज करते हैं। जबकि एनिमल की बात करेंगे बेटा, एनिमल में हम लोग क्या यूज करते हैं, एनिमल में हम लोग यूज करते हैं रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। ये क्या है, इनको हम लोग मॉडिफाई करके प्लांट में डालने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस से, ये नॉर्मल ट्यूमर कॉज करा रहा था, ये नॉर्मल हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करा रहा था, हमने एनिमल की बॉडी में रेट्रोवायरस डाला तो इसके कैंसर कॉजिंग जीन को हटा दिया। प्लांट में हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस जो ट्यूमर कॉज करा रहा था उसके ट्यूमर कॉजिंग जीन को हटा के अपना जीनो ऑफ इंटरेस्ट प्लांट में डिलीवर कर दिया, और रेट्रोवायरस की हेल्प से हमने एनिमल में डिलीवर कर दिया। ये नीट में जब क्वेश्चन आया तो यही पूछा था कि एनिमल के लिए किसका यूज करते हैं, तो रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, होस्ट को कंपिटेंट बनाना है ना, कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जुड़ा गया है ना, ये हमारा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, हमने ब्लू कलर से जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो ये कैसा है भी, रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है। अगर ये रिकॉम्बिनेंट है तो ये होस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, इसको ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, कंपिटेंट बनाना है। रिकॉम्बिनेंट तो मैंने बना लिया, अब होस्ट की बॉडी में डालना है, तो होस्ट की बॉडी के हिसाब से इसको अब क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, कंपिटेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है आपको पता है, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, ये जो पास नहीं हो पाता थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की, इस बात को याद रखना, सेल मेम्ब्रेन, है ना। बेसिकली लिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो डीएनए है हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी में घुलने वाला, तो पानी में, और एक लिपिड है बेटा, लिपिड और वाटर दोनों के अपोजिट होते हैं ना, दोनों आपस में मिलते नहीं, तो यहाँ पे क्या है, इसको कंपिटेंट बनाना है, डीएनए अपने को कंपिटेंट बनाना है ताकि होस्ट की बॉडी में चला जाए। तो ये डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये पास नहीं हो पाता है सेल मेम्ब्रेन से, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि बैक्टीरिया ये प्लाज्मिड, मतलब ये ले ले, है ना, जो फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया प्लाज्मिड ले ले, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ले ले, ठीक है। बैक्टीरिया सेल को सबसे पहले कंपिटेंट बनाना पड़ेगा टू टेक डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब डीएनए, दिस डन बाई, इसको कैसे करते हैं, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ द डाइवैलेंट कटायन, डाइवैलेंट कटायन बेटा बेसिकली यहाँ पे कैल्शियम की बात करता है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करता है, तो डाइवैलेंट कटायन जो मोस्टली होता है वो कैल्शियम यूज करते हैं, यहाँ पे ये लिखा भी गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी हो जाती है, एफिशिएंसी विद द विच डीएनए इंटर टू बैक्टीरिया थ्रू द पोर इन सेल वॉल। अब यहाँ पे कंपिटेंट बनाएंगे तो हम कुछ ऐसी टेक्निक का यूज करेंगे ताकि उसकी सेल वॉल में क्या हो जाएगा, पोर हो जाए, छेद हो जाए, उसी छेद के माध्यम से क्या होता है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो अंदर चला जाएगा, होस्ट की बॉडी में चला जाएगा, मतलब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चला जाएगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स सच सेल बाई इंक्यूबेटिंग सेल विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहले हम लोग क्या रखते हैं, इसको ठंडा करते हैं, पहले हमने इसको ठंडा किया, फिर हमने कहाँ पे रखा इसको, फिर हमने इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख दिया, फिर हमने इसको क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट शॉक बोलते हैं, हीट शॉक बोलते हैं, और फिर से क्या करते हैं, हम इसको फिर से ठंडा कर देते हैं, पहले ठंडा किया, पहले ठंडा किया, फिर हमने बेटा उसको क्या किया, हीट शॉक दिया, हीट शॉक कितना दिया, 42 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया, इसकी वजह से उसकी वॉल जो थी वो क्या होगी, वीक हो गई, पहले ठंडा किया, फिर इसको हीट शॉक दिया तो वॉल वीक हो गई, फ्रेजाइल हो गई, और क्या होगा, फिर से इसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही कंपोनेंट चला जाएगा होस्ट की बॉडी में, इसको हीट शॉक बोलते हैं। देन पुटिंग इन बैक इनटू आइस, फिर हमने आइस में रख दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया टेकअप कर लेता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बैक्टीरिया ले लेता है, क्योंकि सेल वॉल में क्या हो जाते हैं बेटा, पोर्स हो जाते हैं, ठीक है, उसकी सेल वॉल जो होती है बेटा कमजोर हो जाती है। ये क्या हुआ,
दिस इज नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूसिंग एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट। सिर्फ यही तरीका नहीं है कि हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेपेसियंस को लिया, उसको रेट्रोवायरस को लिया, और भी मेथड्स होते हैं। और ये जो अभी मैंने पहले बताया था वो कैसे थे, इनडायरेक्ट मेथड से। अब ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा, ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड होते हैं। ये डायरेक्टली न्यूक्लियस पे जाके एक्ट करेंगे, प्लांट के अंदर पूरा चले जाएंगे। डायरेक्ट मेथड में एनिमल की बात करेंगे, एनिमल एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं हम लोग, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं। जबकि प्लांट की बात करेगा तो प्लांट में हम लोग बेटा जीन गन का यूज करते हैं, प्लांट में जीन गन का यूज करते हैं, जीन गन का यूज करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक बोलते हैं, बायोलिस्टिक, ये जो लिखा गया है, ठीक है, बायोलिस्टिक जीन गन, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, इंजेक्शन इंजेक्शन बेटा हमारी बॉडी में लगते हैं ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी है तो इंजेक्शन लगाता है, तो इंजेक्शन एनिमल में लग गया। बायोलिस्टिक जीन गन जो होती है प्लांट के लिए होती है। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड होते हैं। इसमें डायरेक्टली प्लांट के सेल में, एनिमल के सेल में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेज देते हैं। उसमें क्या था, हम लोग वेक्टर का यूज कर रहे थे, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट मेथड था। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन जो होते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट कर देता है हमारा जो न्यूक्लियस में, एनिमल के सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली हमारा जो डीएनए है उसको अंटर करा देगा, ठीक है। अनदर मेथड जो होता है सुटेबल होता है प्लांट के लिए, इसमें क्या कराते हैं हम लोग, बम्बार्डेड कराते हैं हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाई वेलोसिटी के कौन से पार्टिकल होते हैं, गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड जो होते हैं डीएनए, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लांट में भेजने का काम कराते हैं, बायोलिस्टिक जीन गन की हेल्प से भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे डीएनए है उसको बायोलिस्टिक जीन गन से भेजा जा रहा है, हाई वेलोसिटी ऑफ गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम लोग बायोलिस्टिक जीन गन बोलते हैं या जीन गन बोलते हैं, ठीक है। ये मेथड जो होता है। एंड द लास्ट मेथड हम लोग क्या यूज करते हैं, डिसार्म पैथोजन कर लेते हैं। वेक्टर पैथोजन को हमने क्या किया, डिसार्म कर दिया, विच व्हेन अलाउ टू द इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। फिर क्या करता है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करने का काम कराता है होस्ट में, ठीक है। तो डिसार्म पैथोजन लास्ट मेथड हो गया। पहला मेथड क्या था, इनडायरेक्ट मेथड था, जिसमें हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेपेसियन का यूज कर रहे थे प्लांट के लिए, और रेट्रोवायरस का यूज कर रहे थे एनिमल के लिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेपेसियन नॉर्मली ट्यूमर कॉज करा रहा था, हमने ट्यूमर कॉजिंग जीन को हटा दिया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाल दिया, प्लांट में पहुंचा दिया उसने। रेट्रोवायरस जो था हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करा रहा था, तो कैंसर कॉजिंग जीन को हमने हटा दिया और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया एनिमल में। वो थे इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट एनिमल की बात करेगा तो माइक्रो इंजेक्शन, प्लांट की बात करेगा तो क्या, वेलोसिटी जीन गन, है ना, या फिर इसी को जीन गन बोलते हैं। इसमें गोल्ड और टंगस्टन के कोटेड पार्टिकल होते हैं, हाई वेलोसिटी से हम लोग बम्बार्डेड कराते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट के सेल में डिलीवर हो जाता है, एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन से डिलीवर हो जाता है, ठीक है। नाउ लर्न अबाउट द टूल्स फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेट डिस्कस प्रोसेस ऑफ द फैसिलिटेटेड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने टूल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे होता है, ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी आगे काम करती है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सेवरल स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस में इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या है, हम लोग आइसोलेशन करेंगे डीएनए का, डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग आइसोलेट करेंगे। फिर वो जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने किया है उसको हम लोग फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डीएनए क्या होता है, लंबा होता है ना, 2.2 मीटर अप्रॉक्स होता है हमारी बॉडी में उसकी डीएनए की लेंथ। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डीएनए को पहचानेंगे, फिर उसको हम लोग फ्रेगमेंट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। फ्रेगमेंट कैसे करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से करते हैं, इस बात को याद रखना। फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फ्रेगमेंट करने के बाद आइसोलेशन ऑफ द डिजायर फ्रेगमेंट, हमने फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, उसमें डिजायर फ्रेगमेंट को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट का, कहाँ पे, वेक्टर की बॉडी में, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट की बॉडी में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ट्रांसफर करेंगे होस्ट की बॉडी में। तो ये क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, होस्ट की बॉडी में जो हमने ट्रांसफर किया उसको कल्चर करेंगे होस्ट की सेल में, लार्ज स्केल में कल्चर करेंगे, ठीक है। फिर हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना हमारा, जो हमको प्रोडक्ट मिले, सपोज हमको इंसुलिन बनाना था, तो लार्ज स्केल में इंसुलिन को प्रोडक्ट बनाने के बाद हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट जो मिला उसको हम लोग
आगे भेजेंगे, आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे, फिर हम लोग उसको मार्केट में सप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा प्रोसेस होते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के। पहले क्या होता है, आइसोलेशन करना डीएनए का, डीएनए फ्रेगमेंट का आइसोलेशन करना है, फिर उसको डीएनए की फ्रेगमेंट मतलब पहले डीएनए का आइसोलेशन करना है, फिर डीएनए के फ्रेगमेंट्स काटने हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग डिजायर फ्रेगमेंट को काटने के बाद हम लोग देखेंगे ये हमारे लिए अच्छा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो अच्छा वाला उसको अपन लोग ले लेंगे। फिर हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को प्लाज्मिड के साथ में जोड़ देंगे, वेक्टर के साथ में जोड़ देंगे डीएनए लैगेज की हेल्प से। उसके बाद क्या होगा, होस्ट की बॉडी में हमने डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो उसका कल्चरिंग करना है, उसको देखना है, उसकी देखरेख करना है। उसके बाद क्या होगा, लार्ज स्केल में उसका प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो प्रोडक्ट हम लोग सारे ह्यूमन की पॉपुलेशन में, ह्यूमन में क्या कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं कि डीएनए, डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, बट मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बस किसी में होता है आरएनए। ठीक है, इन ऑर्डर टू कट डीएनए विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हेल्प से हमको डीएनए को कट करना है। उसके बाद क्या होता है, इट नीड टू प्योर फॉर्म, हमको प्योर फॉर्म चाहिए भाई। ठीक है, फ्री होनी चाहिए अदर मैक्रोमोलिक्यूल से, और उसमें मैक्रोमोलिक्यूल ना हो, उसके लिए हम लोग इसमें अलग अलग चीज़ों का यूज करेंगे। जैसे डीएनए होता है, डीएनए इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन, डीएनए में क्या होती है, मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है। वी हैव टू ब्रेक सेल ओपन, है ना, रिलीज डीएनए, हमने सेल को ओपन कर लिया, तोड़ दिया, और हमको क्या मिला, डीएनए मिला। डीएनए में क्या है बेटा, मेम्ब्रेन्स वगैरह है, और भी अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह हो गए, आल्सो लिपिड, ये भी तो प्रेजेंट होगा ना। इसको तो हटाना है, अपन को तो चाहिए सिर्फ डीएनए, बाकी सब चीजों को हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रीटिंग, जैसे बैक्टीरिया की सेल है, प्लांट की सेल है, और एनिमल का टिश्यू है, इसमें एंजाइम जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के लिए क्या होता है बेटा, लाइसोजाइम का यूज करते हैं। लाइसोजाइम जो होगी बैक्टीरिया सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगी, तोड़ देगी। ठीक है, सेलुलोज अगर प्लांट का चाहिए तो प्लांट की वॉल जो होती है, प्लांट का प्रोडक्ट क्या होता है, सेलुलोज, सेलुलोज को तोड़ने वाला क्या होता है, सेलुलेज। ये क्या है, एंजाइम। प्लांट की सेल वॉल किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है, उसको तोड़ने वाला क्या होगा, सेलुलेज होगा। काइटिन, काइटिन जो होती है बेटा फंगस में बनती है सेल वॉल, तो फंगस की सेल वॉल को तोड़ने के लिए क्या होगा, काइटिनेज होगा। तो अलग अलग सोर्स से हमको, जैसे बैक्टीरिया को तोड़ मारना है, लाइसोजाइम मतलब उसकी सेल वॉल को तोड़ना है, सेलुलोज जो होगी प्लांट के लिए होगी, और काइटिनेज किसके लिए होगी, फंगस के लिए होगी। ठीक है, डेड जीन आर लोकेटेड लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद द प्रोटीन सच द हिस्टोन, वहाँ पे कुछ हिस्टोन प्रोटीन वगैरह होती हैं। ठीक है, तो दो आरएनए कैन बी रिमूव बाय द, आरएनए को हम लोग रिमूव करते हैं राइबो न्यूक्लियस से। ठीक है, राइबो न्यूक्लियस से, जबकि प्रोटीन को हम लोग इससे रिमूव करते हैं प्रोटीएज से, है ना, प्रोटीन को प्रोटीएज से। जैसा नेचर होगा उसी टाइप का बेटा एंजाइम यूज करेंगे। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, है ना, और अदर मॉलिक्यूल होंगे तो उनके हिसाब से उसको ट्रीट करके हम लोग क्या कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे डीएनए को, प्यूरिफाई कर लिया डीएनए को, अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट कर लिया हमने आफ्टर एडिंग ऑफ द चिल्ड एथेनॉल, हमने चिल्ड एथेनॉल मिलाया, और फिर क्या किया, हमने प्रेसिपिटेट कर लिया। ये देखो यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल मिला के हमने डीएनए, ये जो दिख रहा है अपन को, ये क्या हमारा डीएनए दिख रहा है। ठीक है, इसमें हमने चिल्ड एथेनॉल मिलाया। चिल्ड एथेनॉल जो होता है ये प्यूरिफिकेशन में हेल्प कराता है, मतलब इसमें निकालने में हेल्प कराता है। दिस कैन बी सीन कलेक्शन ऑफ द फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन, आप ये थ्रेड सस्पेंशन में देख पा रहे हैं, ये क्या हमारा डीएनए। अब इस प्रोसेस से अपन निकाल रहे हैं, एक रॉड से निकाल रहे हैं, स्टील की रॉड होती है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ आता है डीएनए जो कि सेपरेट हो गया है उसको निकाला जा रहा है, किस प्रोसेस से, स्पूलिंग प्रोसेस से, एक रॉड होती है उससे निकालते हैं। ठीक है, चलो कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, अब हमको स्पेसिफिक लोकेशन से डीएनए को कट करना है। हमने डीएनए तो निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और बाय इनक्यूबेटिंग द प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद इन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको क्या किया, कट किया। ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द डेट स्पेसिफिक एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम के लिए ऑप्टिमल कंडीशन होती है। अग्रोज जो जेल होता है, अग्रोज जेल होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। ठीक है, और ये क्या कराता है, एग्रोज जेल एक मीडियम है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसी मीडियम में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या होता है, सीविंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो होता है नोड की तरफ पहुंच जाता है, वही हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, जो डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ये कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज का नाम है एनोड। प्रोसेस रिपीटेड होता है वेक्टर डीएनए, ये वेक्टर डीएनए के साथ भी हम लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है,
ज्वाइनिंग ऑफ द डीएनए इन्वॉल्व द सेवरल प्रोसेस, डीएनए के ज्वाइनिंग के लिए सेवरल प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से? आफ्टर हैविंग कट द सोर्स ऑफ डीएनए, हमने सोर्स ऑफ डीएनए को कट कर लिया, वेक्टर डीएनए को कट कर लिया विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर डीएनए को कट कर लिया हमने और फॉरेन डीएनए को कट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ने का काम करेंगे, है ना। कट आउट कर लेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को फ्रॉम द सोर्स डीएनए से और कट कर लेंगे वेक्टर को विद स्पेस, जिसके साथ में उसको आसानी से जोड़ा जा सके, लाइगेट किया जा सके, जिसकी वजह से क्या होता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है हमारा। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है दो चीजों का एडिशन, एक वेक्टर डीएनए एक प्लाज्मिड डीएनए, दोनों को मिला रहे हैं, सॉरी एक वेक्टर डीएनए एक फॉरेन डीएनए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, वो आपस में मिला रहे हैं, तो वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। ये अब उसके बाद क्या होता है, हम लोग जो जीन हमको मिला, है ना, यहाँ पे जीन जो है उसका एम्पलीफिकेशन तो करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग एम्पलीफाई करना है, उसका कॉपी नंबर बढ़ाना है ना, बिलियंस में कॉपी बनानी है बेटा, है ना, बिलियंस में कॉपी बनानी है, तो वो किसकी हेल्प से बनती है, पीसीआर की हेल्प से बनती है। तो पीसीआर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको बेटा कैरी मिलियस साइंटिस्ट थे, कैरी मिलियस साइंटिस्ट उन्होंने दिया था, कैरी मिलियस साइंटिस्ट थे, कैरी मिलियस उन्होंने दिया था पीसीआर, ठीक है। रिएक्शन जो था मल्टीपल कॉपी जो होती है जीन ऑफ इंटरेस्ट की डीएनए की, इसको बनाया जाता है इन विट्रो यूजिंग टू, है ना, यहाँ पे इन विट्रो यूज किया जाता है, इन विट्रो मतलब जो बॉडी के बाहर बनाई जाती है, टू सेट ऑफ प्राइमर का यूज होता है यहाँ पे, टू सेट ऑफ प्राइमर्स होते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, डेट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं ये, हाँ, ये इन विट्रो बनाया जाता है, दो सेट होते हैं प्राइमर के, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राइमर क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स होते हैं जो कि डीएनए में होते हैं, ठीक है। मतलब स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड डेट आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि स्मॉल न्यूक्लियोटाइड है, कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए रीजन के, है ना। एंजाइम कट डीएनए पॉलीमरेज द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है, क्या करता है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है, मतलब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा देंगे, ठीक है। एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड इन द रीजन ऑफ जेनोमिक डीएनए एक्ट द टेम्पलेट, ठीक है। जहाँ पे प्राइमर ऐड करेंगे फिर वो न्यूक्लियोटाइड एक रीजन रिएक्शन प्रोवाइड कराता है, वो टेम्पलेट के तरीके एक्ट करता है जेनोमिक डीएनए, ठीक है। if the process of the replication approximately billions time, ठीक है, ये बहुत टाइम तक होता है, तो 1 बिलियन कॉपी इसकी बन जाती हैं। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन होता है, इसको हम लोग रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमको थर्मोस्टेबल डीएनए चाहिए होता है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। तो ये जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है ये बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया का नाम क्या होता है बेटा, थर्मस एक्विटिकस होता है। थर्मस एक्विटिकस ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है ना, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है, ज्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। विच रिमेन एक्टिव, है ना, ये एक्टिव रहता है ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, इंड्यूस कर देता है डीनेचरेशन ऑफ द डुअल स्ट्रैंड डीएनए का, क्योंकि डुअल स्ट्रैंड डीएनए को हम लोग कन्वर्ट किस में करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। एक डुअल स्ट्रैंड डीएनए से हमको 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाने हैं, है ना, तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाए। 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग डीएनए को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट जो होते हैं डिजार्ट की, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं वेक्टर के साथ में, और आगे क्या होती है, फर्दर क्लोनिंग हो जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये डायग्राम बताया गया है पीसीआर का, इसका नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरी मुले साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। ईच साइकिल है 3 स्टेप, 3 स्टेप होते हैं। पहला डिनेचुरेशन होता है, एनिलिंग होता है, तो तीसरा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। प्राइमर की एनिलिंग होगी, मतलब यहाँ पे प्राइमर ऐड होगा, एनिलिंग में प्राइमर ऐड होगा, और ये जो प्राइमर ऐड हुआ है इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे, देखो डीनेचुरेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, डीनेचर किया जा रहा है, तो अप्रॉक्स ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स 94 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एनिलिंग में जो टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स, यहाँ पे बेसिकली हम लोग बोलते हैं, देखो इसमें एनसीईआरटी में टेम्परेचर करने दिया गया है, अप्रॉक्स ये समझ लो कि 74 अप्रॉक्स टेम्परेचर होता है, बट इतना याद रखो कि डीनेचुरेशन में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, हाई टेम्परेचर पे तोड़ते हैं, ठीक है, टेम्परेचर लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। डीनेचुरेशन जो होता है ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पे डुअल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद क्या हुआ, ये सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो, एक इधर सिंगल स्टैंड हुआ, एक ये सिंगल स्टैंड हुआ,
अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइमर को ऐड किया, प्राइमर को ऐड किया, एक ये प्राइमर लगाया, एक ये प्राइमर लगाया। ये डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड के ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। ये क्या हुआ, एनेलिंग हुआ, एनेलिंग में हम लोग प्राइमर को ऐड करते हैं। अब ये प्राइमर की एक्सटेंशन कराना है, अभी एक था, अभी एक ये डबल स्ट्रैंड था, अब हमको यहाँ पे क्या मिलेंगे, आगे चल के दो डबल स्ट्रैंड, मतलब दो स्ट्रैंड मिल गए, ठीक है, एक ये स्ट्रैंड मिला, एक ये स्ट्रैंड मिला, अलग अलग मिल गए, अलग अलग स्ट्रैंड मिल गए, ठीक है, एक ये और एक ये। अभी क्या था, सिर्फ एक था, ठीक है, इसको हमने डिनेचुरेशन किया, फिर इसको एक इधर प्राइमर लगाया, तो ये वाले प्राइमर का इधर बन गया, इसका इधर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डीएनए पॉलीमरेज आया, टैग पॉलीमरेज आया, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे रहता है, फिर ये एक्सटेंशन कराता है, ये जो प्राइमर लगाया गया था इसको एक्सटेंशन करा दिया, 30 साइकिल चलती हैं, 30 साइकिल चलने पे बेटा 1 बिलियन कॉपी बनती है, ठीक है, इतना याद रखना। चलो ये हो गया, ये पीछे का मैंने करा दिया बेटा, आगे देखते हैं। हाँ आगे क्या है, ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। अब हमने क्या किया, इंसर्ट किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, कहाँ पे, होस्ट की बॉडी में डाला, सेल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाला। ये कैसे डाला, है ना, वो कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, सेवरल मेथड्स होते हैं इंट्रोड्यूस करने का, लाइगेटेड डीएनए इनटू रिसिपिएंट सेल, रिसिपिएंट सेल में लाइगेटेड डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। रिसिपिएंट सेल्स जो होती हैं, आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट, उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, ताकि वो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको ले पाए, ठीक है। टेकअप करना पड़ता है डीएनए, डीएनए प्रेजेंट इट्स सराउंडिंग, तो इफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक एम्पेसिलिन इट ट्रांसफर इनटू द ई कोलाई, ठीक है, बिकम ट्रांसफर, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे जो वही वाला कॉन्सेप्ट है सिलेक्टेबल मार्कर वाला, है ना, कि रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट को एलिमिनेट करेगा, वही किस चीज है। इफ रिकॉम्बिनेंट बेरिंग जीन ऑफ द रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, इफ ट्रांसफर इनटू ई कोलाई होस्ट become the transfer into the ampicillin resistance, if we split the transformant cell upward agar plate containing the ampicillin only transformant will grow, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफॉर्मेंट को ऐसे ग्रो कराना है, कौन सा, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग रेजिस्टेंट फॉर एंटीबायोटिक मतलब एम्पिसिलिन, जो इच ट्रांसफर इनटू द इकोलाई, अगर हमने इसको इकोलाई में डाला, ठीक है, तो होस्ट बिकम ट्रांसफॉर्मेड, होस्ट बिकम क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में, ठीक है। अगर हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म में अगर प्लेट से निकाला, उसमें एम्पिसिलिन मीडियम, देखो यार इसमें पूरी कहानी का सारांश ये है कि यहाँ पे अपन को क्या करना है, सिलेक्टेबल मार्कर के तरीके एक्ट करना है, कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है सिलेक्टेबल मार्कर के तरीके एक्ट कर रही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एक एंटीबायोटिक रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को एलिमिनेट करेगी, एक बताएगी ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन जो है वो क्या बता रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन केस ऑफ द कॉल सिलेक्टेबल मार्कर, तो मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को बताया जा रहा है, और वहाँ पे अपन ने देखा था कि एम्पिसिलिन जो टेट्रासाइक्लिन थी वो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को बता रही थी। तो वहाँ पे लिखा गया है कि दो एंटीबायोटिक में से एक ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को बताती है जो कि एम्पिसिलिन है, और दूसरी रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को बताती है जो कि टेट्रासाइक्लिन के बारे में बात करता है। अब हमने क्या किया, ये सब कुछ कर लिया, तो अब हमको भाई प्रोडक्ट भी तो चाहिए। इतनी मेहनत हमने किस लिए करी, मेहनत चाहिए कि अपन को आउटपुट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या होता है, जब हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट किया डीएनए में, क्लोन किया वेक्टर के साथ में, और इसको ट्रांसफर किया बैक्टीरिया की सेल में, प्लांट के सेल में, एनिमल के सेल में, तो जो एलियन पीस था गेट ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ, इसकी कॉपी नंबर बढ़े, पीसीआर वगैरह का यूज किया हमने, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमारा जो मेन है अल्टीमेट एम क्या है, प्रोड्यूस करना एक डिजायर्ड प्रोटीन, है ना, एक डिजायर्ड प्रोटीन को अल्टीमेट एम हमारा प्रोड्यूस करना। ये देयर इज नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसके लिए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जरूरत होती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करे, तभी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस करेगा, तभी हमको उस टाइप का प्रोडक्ट मिल पाएगा, ठीक है। हाँ, फॉरेन जो जीन गेट एक्सप्रेस्ड होती है अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन, जब फॉरेन जीन को अप्रोप्रिएट कंडीशन देते हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इनटू होस्ट, होस्ट की बॉडी में फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं इसमें, ठीक है। आफ्टर हैविंग क्लोन विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं, कंडीशंस जो होती हैं वो एक्सप्रेस कराती हैं टारगेट प्रोटीन के लिए, कि जो टारगेट प्रोटीन बनेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तभी तो हमको टारगेट प्रोटीन मिल पाएगी, ठीक है, तभी तो हमको प्रोडक्ट मिल पाएगा, ठीक है। फिर उसको हम लोग लार्ज स्केल में बनाते हैं, ठीक है,
लार्ज स्केल में बनाते हैं। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन जो होता है बेटा बायोरिएक्टर की हेल्प से होता है। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस हेट्रोजाइगस होस्ट इट कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स है ना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो हेट्रोजाइगस होस्ट के मतलब एक प्लाज्मिड वाला था वेक्टर मतलब डीएनए, एक हमारा फॉरेन डीएनए था, तो दोनों आपस में मिले थे तो वो क्या था, रिकॉम्बिनेंट था। रिकॉम्बिनेंट को हेट्रोजाइगस बोलेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग दोनों के जीन्स हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इसको ऐसी प्रोटीन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या बनती है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनती है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग इसको स्मॉल स्केल में देखते हैं, स्मॉल स्केल में क्या होता है, हम लोग लैब के अंदर बनाते हैं, जबकि हमको अगर कल्चर करना है मे बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन, है ना। डिजायर्ड प्रोटीन को अगर हमको कम स्केल में बनाना है तो हम लोग लैब में बनाएंगे, ज़्यादा स्केल में बनाना है तो हम लोग बेटा बायोरिएक्टर्स का यूज करेंगे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट की सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स वगैरह होती हैं, ठीक है। द सेल कैन बी मल्टीप्लाई कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। एक सेल को मल्टीप्लाई कराते हैं किसमें, हम लोग कंटिन्यूअस सिस्टम में, कि एक तरफ से हमारा कल्चर को डाला जाता है, दूसरी तरफ से प्रोडक्ट को हम लोग बाहर करते रहते हैं, ठीक है। एक तरफ से क्या होता है, मीडियम में ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड एंड फ्रेश मीडियम जो होता है एक साइड से ऐड किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर बोलते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर जो होता है ये अच्छा होता है। हमने प्रोडक्ट एक तरफ से डाला, रॉ मटेरियल डाला, अपन को प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट को हमने निकाल दिया, रॉ मटेरियल जो था उसको बाहर कर दिया, मतलब प्रोडक्ट देने के बाद रॉ मटेरियल का जो बचा कंटेंट उसको बाहर कर दिया, प्रोडक्ट अपना ले लिया, ठीक है। ये अच्छा मेथड माना जाता है। अदर मेंटेन द सेल इन फिजियोलॉजिकल मोस्ट active log phase exponential phase this type culture method टू लार्ज बायोम लीडिंग टू हायर yield एंड डिजायर प्रोटीन। ये जो होता है कंटिन्यूअस कल्चर होता है, इससे हमको क्या होता है, लार्ज जीन मतलब लार्ज अपन को प्रोटीन मिलता है, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, इसमें एक्टिव ग्रोथ देखने को मिलती है। एक्सपोनेंशियल फेज होता है, एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एक फुल पेस में ग्रोथ कर रहा हो, है ना, ऑप्टिमम मतलब एक तरह से हायर वर्क कर रहा हो, फुल पोटेंशियल के साथ वर्क कर रहा हो, इसको हम लोग एक्टिव लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, हमारे इम्प्योरिटी ऐड नहीं हो पाती है ना, इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, इम्प्योरिटी को हम लोग लगातार हटाते रहते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो हमको अच्छा मिले, ठीक है। जो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर होता है कैन नॉट इल एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम से अपन हम ये नहीं मेजर कर पाएंगे कि हमको एक एप्रिसिएबल क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिला है। अगर हमको इसको बनाना है लार्ज क्वांटिटी में तो हमको बायोरिएक्टर्स की जरूरत पड़ती है। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, लार्ज वॉल्यूम होते हैं जिसका वॉल्यूम्स कितना होता है, 100 से 1000 लीटर का होता है, 100 से 1000 लीटर का होता है। इसको हम लोग कल्चर करते हैं, इसको फिर प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं जैसा जरूरत होती है। बायोरिएक्टर्स जो होते हैं एक वेसल्स होते हैं, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल हम लोग डालते हैं, बायोलॉजिकली कन्वर्ट किसमें हो जाता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं, है ना। यहाँ पे फर्मेंटर्स किस तरीके काम होगा, फर्मेंटेशन वगैरह होगा, बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पे काम कराएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल जो एंजाइम्स होते हैं जैसे यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, है ना, माइक्रोबियल प्लांट्स का एनिमल ह्यूमन सेल का यूज किया जाता है। बायोरिएक्टर्स जो होते हैं ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन होगी तभी तो बेटा ग्रोथ हो पाएगी अच्छी, ठीक है, ताकि डिजायर प्रोडक्ट की ग्रोथ हो पाए, ठीक है, ऑप्टिमम इसकी ग्रोथ हो पाए। इस ऑप्टिमम कंडीशन की क्या बात करता है, टेम्परेचर हो गया, पीएच होगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गया, साल्ट, विटामिन, ठीक है, ऑक्सीजन, इन सबको जो होता है बायोरिएक्टर्स की हेल्प से दिया जाता है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट बने वो अच्छा प्रोडक्ट बने, डिजायर्ड प्रोडक्ट बने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बायोरिएक्टर में कब कितना वॉल्यूम होता है, 100 से 1000 लीटर का होता है। बायोरिएक्टर लार्ज वेसल्स होते हैं, इसमें हम लोग लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये जो है बेटा मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स होते हैं। बायोरिएक्टर्स मोस्ट कॉमनली यूज क्या होता है, एक स्टीयरिंग टाइप होता है, ठीक है, स्टीयरिंग टाइप दिखाया गया है। फर्स्ट क्या है, सिंपल स्टीरियो टाइप बायोरिएक्टर्स दिखाया गया है। इसमें क्या होती है, स्टरलाइज एयर होती है और मोटर्स वगैरह लगी होती है, फोम ब्रेक होता है, फ्लैट ब्लेड्स होते हैं, इम्पेलर्स होते हैं, कल्चर ब्रॉथ वगैरह होता है। एसिड बेस है ना, पीएच को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई होती रहती है ना, स्टरलाइज एयर जा रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा एक अच्छा है। और यहाँ पे क्या होता है, सेकंड में स्पार्ज स्टीगर टैंक होता है बायोरिएक्टर। इसमें क्या होता है, ये गैस मतलब स्पार्ज बबल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कौन सा है। मोस्ट कॉमनली जो यूज बायोरिएक्टर्स होता है स्टीयरिंग टाइप होता है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे क्या इंक्रीज सरफेस एरिया, ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बबल्स होते हैं, ये सारे के सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये चीजें हैं बेटा बायोरिएक्टर्स के बारे में बता दिया गया है। अब आगे क्या होता है,
हाँ, अब जो स्टीम टाइप बायोरिएक्टर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं इस बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो रिएक्टर्स हैं सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, कर्व होता है, और ये फैसिलिटेट करते हैं मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, जो कंटेंट है रिएक्टर के अंदर उसकी मिक्सिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टीयर जो होता है ये फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग को, ठीक है। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो होती है पूरे प्रोसेस में, पूरे बायोरिएक्टर्स में, ये प्रोवाइड कराता है। अल्टरनेटिव एयर्स जो होती है कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर्स इफ यू लुक द फिगर क्लोजली, ठीक है। बायोरिएक्टर आपने देखा है पीछे, उसमें क्या है, इरिगेटर सिस्टम पाया जा रहा है, ऑक्सीजन का डिलीवरी सिस्टम पाया जा रहा है, ठीक है, फोम कंट्रोल का सिस्टम पाया जा रहा है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए सिस्टम पाया जा रहा है, पीएच के लिए सिस्टम पाया जा रहा है, ठीक है। सैम्पलिंग पोर्ट है जहाँ से हम लोग सैंपल निकालने का काम करेंगे। डेट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन विड्रॉ, है ना, और पीरियोडिकली स्मॉल वॉल्यूम ऑफ जो कल्चर होता है उसको हम लोग निकाल पाएंगे। ये सारे के सारे जो सिस्टम होता है बेटा, सारा का सारा सिस्टम स्टीयर टैंक में पाया जाता है ना, स्टीयर टैंक में पाया जा रहा है। और आगे क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस की बात करते हैं। क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। जब हमारे सारे के सारे बेटा बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाते हैं, तो अब हमको जो प्रोडक्ट मिला है, जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सीरीज, मतलब हम लोग मार्केट में भेजने से पहले उसकी बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट की चेकिंग करेंगे कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं। भाई इंसुलिन हमने बनाया है, इंसुलिन जो बनाया है अगर ह्यूमन के लिए जाएगा, ह्यूमन इसको यूज करेगा तो उसके लिए सही है कि गलत है ना। ऐसा तो नहीं इसमें कोई टॉक्सिसिटी है ना, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। उन सब की टेस्टिंग करते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं मेडिसिन के केस में, तो प्रॉपर टेस्टिंग करके ही चीज़ों को मार्केट में भेजा जाता है, ठीक है। जैसे मैं इस माइक से पढ़ा रहा हूँ, इस डिजिटल बोर्ड्स का यूज कर रहा हूँ लिखने के लिए, कैमरे से रिकॉर्ड हो रही चीजें, तो पहले इसको यह बनाने के बाद में इसकी टेस्टिंग हुई होगी कि ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं माइक में आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हो रही है, कैमरे से वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसमें सेपरेशन होता है और क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। हम लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई कर देते हैं, और उसकी फिर क्या होती है आगे चल के प्रॉपर उसकी प्यूरिफिकेशन कर देते हैं। विच आर द कलेक्टिवली रिफर एज द डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में दो चीज आते हैं, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन किसके प्रोसेस है, तो बोलना डाउनस्ट्रीम में। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेट विद द सुटेबल प्रिजर्वेटिव। अब हमने सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो खराब होने के चांसेस होते हैं कि, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं, सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं, जिसकी वजह से प्रिजर्वेटिव का काम होता है कि वो प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखें, ठीक है। सच फॉर्मुलेशन हैज बी अंडरगो द केमिकल ट्रायल। अगर ड्रग की बात कर रहे हैं तो ड्रग्स की बात करेगा तो उसमें हम लोग केमिकल ट्रायल करते हैं, ठीक है। और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है ईच प्रोडक्ट की, जैसे उसमें जरूरत होती है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होता है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकता है ना। और टेस्टिंग प्रोसेस जो है, केमिकल टेस्टिंग प्रोसेस, ये भी क्या होता है, ये वेरी कर सकता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो फिलहाल अभी अपना इतना समझ आ गया होगा आपको। तो बेटा ये अपना जो चैप्टर है, ये चैप्टर टोटली एंड हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर का नाम क्या था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, इसके कैसे फंक्शंस होते हैं, और इससे अपन को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। अब इसके बाद का जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, अब हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करेंगे, प्लांट में एप्लीकेशन करेंगे, है ना। जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, प्लांट बनाएंगे, प्लांट से अच्छी अच्छी क्वांटिटी में हमको अच्छी अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन वाले चैप्टर पे अपन पढ़ेंगे। आई होप बेटा इस चैप्टर को आपने एंजॉय किया होगा। एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ो, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। पढ़ते रहो बेटा, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग क्या लगातार पढ़ेंगे, क्या, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। थैंक यू बेटा।